है गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अपना 11 नंबर चैप्टर जो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी को जो है देखेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास मायोपिया सर्जरीज को जो है हम 2 पार्ट्स में क्या कवर करेंगे। ठीक है, और फिर जितनी भी एस्टिग्मेटिज्म और हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया की सर्जरीज हैं उनको क्या हम 3rd पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो यानी मायोपिया की सर्जरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको 2 पार्ट्स में क्या कवर करेंगे। तो बगैर किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, रिफ्रैक्टिव सर्जरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर करा दूँ तो 18 से 20 ईयर्स के बाद हमने ये पेशेंट पे परफॉर्म करनी होती है, जब आपके पास एरर जो है वो फुली स्टेबलाइज हो चुका हो। बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स जो है आजकल बैंड हो चुकी हैं। ठीक है, और कुछ रिस्क कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, लेकिन फिर भी उन्हीं की बेस पे हमारे पास न्यू टेक्निक्स बेस कर रही हैं, इसलिए हम उनको भी यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा गाइस, जितनी भी हमारे पास सर्जरीज है, ठीक है, वो हमारे पास 3 टाइप्स की सर्जरीज हो सकती है। या आपके पास वो कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, केरेटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस बेस पे है। ठीक है, सेकंड हमारे पास के लेंस बेस्ड के रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स होंगे, और थर्ड हमारे पास फिर कंबाइंड लेंस एंड कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, तो इन्हीं की बेस पे हमारे पास सर्जरीज को डिवाइड किया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए सबसे पहला काम हमारे पास पेशेंट सिलेक्शन और पेशेंट इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो दूसरी सर्जरीज की तरह हमारे पास इसमें भी क्या पेशेंट सिलेक्शन का क्या ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला हमारे पास पेशेंट की मोटिवेशन है। ठीक है, जो कि सबसे मेजर फैक्टर है। ठीक है, कि अगर पेशेंट आपके पास मोटिवेटेड है, ठीक है, अपने इलाज की तरफ, ठीक है, तो उसके जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। ये मोटिवेशन आपके पास किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकती है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है, जिस तरह एक्टर और एक्ट्रेसेस, इंप्रूव कॉस्मेटिक अपीयरेंस का फैक्टर हो, ठीक है, जो कि सबसे मेजर फैक्टर है, रिक्रिएशनल नीड्स हो, या आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस इंटॉलरेंस हो, इन सारे फैक्टर्स में आपके पास जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि हम पेशेंट को एक्सप्लेन भी कर दे कि उसे फर्दर भी जो है ऑप्टिकल एड्स के रिक्वायर हो सकती हैं। फुली जो है आपके पास जो है ऑप्टिकल एड्स की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होने वाली इन प्रोसीजर से। सेकंड आपके पास एज ऑफ द पेशेंट है। ठीक है, 18 ईयर से यंगर क्या है पेशेंट को क्या हमने सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उनकी रिफ्रैक्शन हमारे पास स्टेबल नहीं होती, और 18 ईयर से जो अबव भी है हमारे पास, उनकी भी हमारे पास रिफ्रैक्शन एटलीस्ट 1 ईयर तक के लिए हमारे पास स्टेबल होनी चाहिए। अपर एज में हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन 45 ईयर से ऊपर को हमने नहीं करना। ठीक है, इसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि ओवर करेक्शन हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें प्रेस्बायोपिक ग्लासेस क्या रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, और दूसरा ये कि उनके अंदर एकोमोडेशन फैक्टर लॉस हुआ होता है, तो हर साल जो है उनकी नज़र जो है फर्दर क्या डिक्रीज होती जाएगी। थर्ड हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर है। ठीक है, कि हमारे पास इसकी रेंज डिपेंड करेगी। ठीक है, प्रोसीजर टू प्रोसीजर। फोर्थ हमारे पास ऑक्यूपेशन ऑफ पेशेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दी हुई रेडियल केरेटोटोमी जो है सर्जरी आपके पास ये किन पेशेंट्स में अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनकी नाइट ड्राइविंग की जॉब हो, ठीक है, तो इनको क्या है ग्लेयर की क्या कंप्लेन हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन और सिक्योरिटी चैनल्स वाले, क्योंकि इनमें हमारे पास क्या ग्लो परफोरेशन के चांसेस और ऑकुलर ट्रामा के चांसेस क्या ज़्यादा होंगे। फिफ्थ पे हमारे पास ऑकुलर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और कुछ हमारे पास रिलेटिव है, यानी कुछ खास वक्त के लिए। तो जो एब्सोल्यूट में हमारे पास केरेटोकोनस है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस वार्पेज है, आपके पास क्रॉनिक स्टेरॉइड एंड एंटी मेटाबोलाइट यूज फॉर इम्यूनोसप्रेशन, ड्रग्स वगैरह करके यूज कर रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्पेशली ग्लाकोमा हो गया, हर्ब सिम्प्लेक्स, केरेटाइटिस और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज वगैरह। इसके अलावा हमारे पास कुछ रेटिना और ऑप्टिक नर्व की डिजीजेस भी क्या इसके अंदर इंक्लूड है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हमारे पास ब्लेफराइटिस, ड्राई आई, ग्लाकोमा, यूवियाइटिस की हिस्ट्री हो, ठीक है, क्रॉनिक आई रबिंग, ठीक है, कुछ और ऑकुलर सर्फेस डिसऑर्डर्स हो, डायबिटिक मेलाइटिस, ठीक है, सिंगल आइड पेशेंट हो, ये सारे आपके पास रिलेटिव हैं। ठीक है, सिक्स हमारे पास इन्फॉर्म कंसेंट है। ठीक है, कि हमने पेशेंट से उसकी जो है इजाजत ली हो। ठीक है, कि कौन कौन से इसके रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक, और कौन कौन से इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है आगे क्या फर्दर देखी जा सकती हैं। ठीक है, 7 नंबर पे हमारे पास पेशेंट सिलेक्शन में जो है वो हमारे पास पेशेंट एक्सपेक्टेशन है, कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो समझ रहे होते हैं कि एक ही सर्जरी से जो है मेरी नज़र जो है वो बहाल हो जाएगी और ग्लासेस की जरूरत नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। एक पेशेंट को हमने फुली अवेयर करना है कि जो इसके बाद भी क्या एक फर्दर सर्जरी की भी क्या शायद रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, और डिजायर्ड रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए। अब हमारे पास प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन है या प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोपी के जरिए जो है एंटीरियर सेगमेंट जो है सबसे पहले हमने फर्स्ट जो है उसका देखना है, ताकि हम जितनी भी एंटीरियर सेगमेंट डिजीज हैं उसको एक्सक्लूड कर सके। सेकंड हमारे पास साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये आपके पास बच्चों में ज़्यादातर की जाती है, ताकि आपके पास जो अकोमोडेटिव इफेक्ट है उसको क्या रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, या कुछ ऐसे अडल्ट भी हो सकते हैं जिनके अंदर आपके पास अकोमोडेशन का फैक्टर देखने को मिल रहा हो। थर्ड हमारे पास पीपल साइज की मेजरमेंट है, तो ये हमारे पास क्या है डिम लाइट में करना चाहिए। ठीक है, मिजोपिक कंडीशंस में, और बेहतर हमारे पास इंफ्रारेड प्यूपिलोमीटर या एब्रोमीटर के जरिए क्या किया जाए। ठीक है, मैनुअली जो है आपके पास रूलर वगैरह से परफॉर्म ना किया जाए। पीपल का जो साइज है हमारे पास वो जो डार्क एडेप्टेशन में हमारे पास होता है 6 मिलीमीटर से हमारे पास कम ही होना चाहिए। ठीक है, वरना ऐसे पेशेंट में फिर पोस्ट ऑपरेटिवली जो है आपके पास ग्लेयर एंड हॉलोस की क्या कंप्लेन रहेगी। और पे हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर है। ठीक है, ताकि हम क्या ग्लाकोमा को क्या एक्सक्लूड कर सके। इसके अलावा ग्लाकोमा के लिए जो अदर जो टेस्ट यूज होते हैं उनको भी क्या करना इस केस में सुटेबल है, क्योंकि ग्लाकोमा के केस में हमारे पास सर्जरी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पोस्टीरियर सेगमेंट इवैल्यूएशन के लिए भी क्या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी वगैरह यूज की जा सकती है, ताकि हम देख सके कि कोई रेटिनल डिटैचमेंट या आपके पास ऑप्टिक नर्व वगैरह में कोई मसला ना हो, जो कि आपके पास रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करे। ऑप्थेल्मोस्कोपी के अलावा जो है स्लिट लैम्प का भी इसमें यूज किया जा सकता है। 6 पे हमारे पास केरेटोमेट्री रीडिंग्स है। ठीक है, इससे आपके केरेटोकोनस को क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर आपके पास क्या सही रिजल्ट्स ना आए तो आप जो है कंप्यूटराइज्ड वीडियो केरेटोग्राफी के जरिए जो है रीडिंग्स ले सकते हैं। साथ में जो है कॉर्नियल टोपोग्राफी मेजरमेंट्स भी हमारे पास क्या है रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी।
लास्ट में हमारे पास क्या कॉर्नियल थिकनेस एवेल्युएशन है, ठीक है, जो कि हमने पैकीमेट्री करनी है, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि हमारे पास अगर एबनॉर्मली थिन कॉर्निया है, ठीक है, तो उस पर हम क्या सर्जरी जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अल्ट्रासोनिक पैकीमेट्री क्या यूजुअली क्या की जाती है आजकल, ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी एक्यूरेट भी है और आपके पास कॉर्नियल की थिकनेस जो है वो सेंट्रल पोजीशन में क्या सही तरीके से क्या मेजर कर लेती है। गाइस हमारे पास केराटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स है मायोपिया के लिए, ठीक है। हमारे पास कॉर्निया रिलेटेड प्रोसीजर्स मायोपिया के लिए क्यों किए जाते हैं, उसकी हमारे पास रीजंस है। पहला तो ये कि हमारे पास 2/3 रिफ्रैक्टिव पावर आपके पास कॉर्निया में होता है। कॉर्निया आपके पास जो है सबसे आउटर पार्ट है, इसलिए क्या उसको एक्सेस करना हमारे पास ईजी होता है। कॉर्नियल कर्वेचर को हम दोबारा भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे प्रोसीजर के जरिए। कॉर्नियल कर्वेचर के स्मॉल चेंजेस से हमारे पास एक एक्यूरेट जो है हम प्रिसाइज पावर जो है अपनी मर्जी की क्या हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इसी के ऑपोजिट भी आपके पास हो सकता है कि 2/3 रिफ्रैक्टिव पावर है, ठीक है, कॉर्निया की, तो अगर उसमें मिस्टेक की तो उससे भी आपके पास डैमेज भी उतना ही होगा। ईजी ऐसे एक्सेस करना इसीलिए क्या इन्फेक्शन और डिजीज के चांसेस भी हमारे पास इस कॉर्निया पे ज्यादा होते हैं। सेकंड प्रोसीजर इस पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी हमारे पास रिस्क होते हैं और स्मॉल चेंजेस से हमारे पास क्या एक लार्ज गेन क्या मिलता है। लेकिन यही अगर स्मॉल चेंजेस अगर आपने गलत कर दी तो हमारे पास लार्ज डिफेक्ट्स भी इसी के जरिए बनते हैं। तो गाइज हमारे पास जो पहले नंबर की सर्जरी है, ठीक है, वो हमारे पास है इंसिशनल कॉर्नियल प्रोसीजर्स फॉर मायोपिया। तो गाइज हमारे पास कॉर्निया रिलेटेड मायोपिया के लिए जो सर्जरीज है उसमें हमारे पास सबसे पहला इंसिशनल कॉर्नियल प्रोसीजर्स है, उसमें हमारे पास क्या रेडियल केरोटोटोमी है। इसके अंदर जो है 90% कॉर्नियल की थिकनेस में हमारे पास क्या है इंसिशंस प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ कॉर्निया में, ठीक है, और हमारे पास 4 मिलीमीटर का जो सेंट्रल ऑप्टिकल जोन है उसको हमारे पास क्लियर छोड़ा जाता है। ये इंसिजन जब आपके पास हील होंगे तो आपके पास क्या है कॉर्निया जो है वो फ्लैट हो जाएगा, जिससे आपके पास क्या पावर जो है कॉर्निया की वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। के मुताबिक जो है आपके पास आईयूपी का प्रेशर आपके पास जो है वो आपके पास क्या इसको क्या पुश कर रहा होता है, जिससे आपके पास कॉर्निया जो है वो आपके पास फ्लैट हो जाएगा। इस प्रोसीजर के जरिए जो है मायोपिया को 1.5 से 6 डायोप्टर तक का करेक्ट किया जा सकता है। सेटो साइंटिस्ट ने जापान में 1940 में क्या 40 रेडियल इंसिजन जो कि डेसिमेंट मेम्ब्रेन में थे और 40 रेडियल इंसिजन आपके पास फ्रंट सर्फेस ऑफ कॉर्निया से क्या प्लेस किए थे। लेकिन इस अप्रोच में हमारे पास बुलस केराटोपैथी के चांसेस ज्यादा थे। फायोडोरोव साइंटिस्ट ने हमारे पास 1970 और 80s में हमारे पास क्या एंटीरियर इंसिजन्स की मदद से जो है आपके पास जो है इंसिजन्स को क्या प्लेस किया, ठीक है, जस्ट एंटीरियर सरफेस पे। और ऐसा ऐसा जो है हमारे पास इसमें क्या इंप्रूवमेंट क्या इन सर्जिकल प्रोसीजर्स में एडवांसमेंट्स के साथ आती गई। डिसएडवांटेजेस इसके हमारे पास ये हैं कि आपके पास जो है कॉर्निया बहुत वीक हो जाती है, ठीक है, ग्लोब रप्चर के चांसेस हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो कि आपके पास एक्टिविटी ज़्यादा करते हो, ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, एथलीट्स हो गए, मिलिट्री पर्सनल हो गए, इन पेशेंट्स में हमारे पास ट्रॉमा के चांसेस ज़्यादा हो तो उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। अगर हीलिंग हमारे पास के प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो हमारे पास इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म भी क्या कॉज हो सकता है। पेशेंट को जो है हमारे पास क्या ग्लेयर की कंप्लेन भी आ सकती है, ठीक है। ये जो रेडियल केराटोटोमी प्रोसेस है ये हमारे पास यूज़ नहीं होता, ठीक है, जस्ट इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से क्या है इसका बताना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसी में हमारे पास क्या रेडियल केराटोटोमी हमारे पास क्या केराटोकोनस के लिए क्या कुछ केसेस में यूज़ की जाती है, ठीक है, मिनी एआर के, ठीक है, आपके पास मिनी एसिमेट्रिक रेडियल केराटोटोमी। ये हमारे पास एक माइक्रो सर्जिकल इंसिजन बेस्ड टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास जो कॉर्नियल स्ट्रोमा है जो कि हमारे पास केराटोकोनस की वजह से आपके पास लेंथेंड हुआ होता है, ठीक है, और थिन हुआ होता है, उसको जो है हम क्या दोबारा से क्या ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है, दोबारा से उसको क्या रिफिट कर रहे होते हैं। माइक्रो इंसिजन हमारे पास 1.5 से 2 mm लेंथ के क्या डायमंड टिप स्कैल्पल से क्या लगाए जाते हैं, ठीक है। खाली हमारे पास जो एक्सट्रोवर्टेड कॉर्नियल रीजन होता है वो रीजन जो हमारे पास पीपल के आउटसाइड होता है। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 30 डिग्री से लेके क्या 90 टू 270 डिग्री तक क्या ये एरिया आपके पास होता है। फंक्शनल रिकवरी आपके पास क्या इसमें देखी जा सकती है, ठीक है, और आपके पास केराटोकोनस का जो प्रोग्रेशन है वो इससे क्या स्टॉप किया जा सकता है। इसी में हमारे पास मिनी एएसआर के है, ठीक है, आपके पास यानी मिनी एसिमेट्रिक सेलेक्टिव रेडियल केराटोटोमी आपके पास क्या सेलेक्टिवली जो है ऑपरेटेड सरफेस को जो है उसके अंदर के हम इंसिजन्स क्या प्लेस करते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास इंसिजन जो है काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं जो कि हमारे पास इसकी क्वालिटी को क्या इंप्रूव कर रहा होता है। बहुत हमारे पास मिनी आर के और मिनी एएसआर के बाद हमारे पास एसएसीएल यानी सिलेक्टिव एसिमेट्रिकल क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस जो कि हमारे पास एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, ये क्या यूज़ की जाती है ताकि आपके पास जो कोलेजन हेलिकल स्ट्रक्चर है कॉर्निया का वो हमारे पास थोड़ा सा कंपैक्ट हो जाए और आपके पास 2 से 2.5 डायोप्टर आपके पास जो करेक्शन है वो क्या हमारे पास आ जाए, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रॉस लिंकिंग में हमारे पास 1 से 1.5 डायोप्टर तक का एरर क्या इससे क्या कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म के एपिथेलियम को रिमूव करने की जरूरत नहीं होती और हमारे पास एक सिलेक्टिव क्या मोड होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट का। इसके अंदर अगेन बता रहा हूँ कि रेडियल केराटोटोमी हमारे पास यूज़ नहीं की जाती, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो गैस जितनी भी एडवांस टेक्निक है हमारे पास आई की सर्जरी में उनसे पहले जो है ये जानना ज़रूरी है कि कौन से लेज़र्स हमारे पास इसमें यूज़ होते हैं। तो इसलिए लेज़र्स के टॉपिक को क्या सेपरेट से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास 3 टाइप्स के क्या लेज़र मेनली जो है यूज़ हो रहे होते हैं। एक्साइमर लेज़र, सॉलिड स्टेट यूवी लेज़र और इंफ्रारेड फेम्टोसेकंड लेज़र, ठीक है। तो एक्साइमर लेज़र को देखते हैं। ये हमारे पास सबसे कॉमन यूज़ होने वाला लेज़र है, ठीक है, और ये हमारे पास इसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो कि आपके पास फिर पॉपुलेशन इन्वर्शन के मेथड से क्या हमारे पास काम कर रहा होता है, ठीक है। आप लेज़र प्रोडक्शन की एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। गैस हाइलाइट्स वगैरह इसमें क्या यूज़ हो रहे होते हैं, जिस तरह के ARF 193 नैनोमीटर की, ठीक है, आपके पास वेवलेंथ प्रोवाइड करेगा। XECL, ठीक है, KR 222 नैनोमीटर, XEF 351 और KRF आपके पास 248 नैनोमीटर।
हीलियम एंड नियॉन जो है ज़्यादातर आपके पास एर्गॉन एंड फ्लोराइड के साथ क्या मिक्स किए जा रहे थे। एक बफर गैस होता है जो कि आपके पास एनर्जी को ट्रांसफर करता है, लेकिन लेजरिंग एक्शन में आपके पास ज़्यादा काम नहीं करता। इतनी गैस की हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हमारे पास क्या डबल और 4 टाइम्स करके क्या है हमारे पास एंटी-एग लेजर्स वगैरह जो है ये आपके पास क्या यूज़ की जाती है, ठीक है, कॉर्निया पे इंसिशंस लगाने के लिए, एक्सेशंस के लिए, ठीक है, और हमारे पास कॉर्निया को क्या रीसेट करने के लिए, ठीक है, यानी उसकी पोजीशन को अगर रीशेप हमने करना है। इन वजूहात की वजह से ये ज़्यादा यूज़ होती है। उसकी पहली वजह ये है कि इनकी हमारे पास शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन होगी, ठीक है, 10 से 15 नैनो सेकंड्स। इसकी पल्स टू पल्स एनर्जी लेवल जो है काफ़ी रिप्रोड्यूसिबल है, ठीक है, 1 से 50 हर्ट्ज तक आपके पास। और इस लेजर की एनर्जी आपके पास ज़्यादा होती है, ठीक है, 450 मिली जूल्स तक, जो कि आपके पास कॉर्निया का 4 से 7 मिलीमीटर डायमीटर पोर्शन को इजीली जो है एब्लेट या हमारे पास क्या रीप्रोफाइल क्या करने में हमारे पास हेल्प करेगी। हमारे पास जो है पेनिट्रेशन के लिए ज़्यादातर 193 नैनोमीटर रेडिएशन से यूज़ हो रही होती है, क्योंकि 280 नैनोमीटर से ज़्यादा की आपके पास यूवी रेज जो है वो आपके पास क्या है डेंजरस साबित हो सकती है, इसीलिए जस्ट 193 नैनोमीटर ही यूज़ हो रही होती है। ये आपके पास सफिशिएंट भी रहता है, ठीक है, कि 0.2 से 0.3 नैनोमीटर तक आपके पास कॉर्नियल टिश्यू को विदाउट एनी डैमेज जो है आपके पास रिमूव कर सकती है। 10 माइक्रोमीटर तक के इंसिशंस हमारे पास इससे इजीली लगाए जा सकते हैं, ठीक है, और आपके पास कॉर्निया की 95% डेप्थ तक आपके पास इसमें कॉर्निया के अंदर के एक्सिशंस जो है लगाए जा सकते हैं, यानी 95% डेप्थ तक जो है ये आपके पास जो है कॉर्निया में इंसर्ट किया जा सकता है इसे। इन एक्साइमर लेजर्स की हमारे पास क्लासिफिकेशन है तो 4 जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन लेजर्स में हमारे पास एक ब्रॉड बीम का यूज़ होती है, जो कि हमारे पास बीम में हमारे पास इरेगुलरिटी होती है और हमारे पास सेंट्रल आइसलैंड जो है फॉर्म कर रही होती है, ठीक है, कॉर्निया पे। सेकंड जनरेशन में फिर हमारे पास क्या है स्लिट यूज़ की जाती थी, ठीक है, स्कैनिंग स्लिट, जिससे आपके पास इरेगुलरिटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। थर्ड जनरेशन में फिर स्कैनिंग स्पॉट जो है इंट्रोड्यूस की गई इन मशीन्स में। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास वेव फ्रंट टेक्नोलॉजी और आई ट्रैकर्स के इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि आपके पास ज़्यादा बेनिफिशियल थे, ठीक है, इन पेशेंट्स के लिए जिनमें क्या है रिफ्रैक्टिव सर्जरी की नीड हो। कुछ कमर्शियली अवेलेबल एक्साइमर लेजर्स हैं, ठीक है, जो इस तरह के स्टार 4 IR, ठीक है, एबेट कंपनी के हैं, नाइटिक के, जीज के, एल्कॉन, बॉस्कन लॉम, इन सारी कंपनीज के हमारे पास के लेजर अवेलेबल होते हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या सॉलिड स्टेट यूवी लेजर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या यूवी लेजर्स का क्या यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए। यूवी लेजर जो है आपके पास एक लेजर क्रिस्टल के अंदर क्या इंफ्रारेड लेजर लाइट में एक नॉन लीनियर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन की मदद से क्या बनाई जाती है, कि वेवलेंथ जो है आपके पास 208 से 210 नैनोमीटर है। सॉलिड स्टेट और एक्साइमर लेजर का हमारे पास थोड़ा सा कंपैरिजन है, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट हमारे पास सी लेजिक सर्जरी के लिए क्या ज्यादा बेहतर रहती है, ठीक है, कुछ फीचर्स की वजह से। पहला तो ये आपके पास क्या है इसका स्पॉट साइज आपके पास क्या है 0.2 मिलीमीटर है, ठीक है, और जबकि आपके पास एक्साइमर का 0.8 से 1 मिलीमीटर है, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, और 0.2 मिलीमीटर से आपके काफ़ी एक्यूरेटली जो है स्मॉल एरियाज में भी क्या काम कर सकते हैं। और साथ में इसका रिपीटिशन रेट भी आपके पास 1K हर्ट्ज है, ठीक है, जो कि आपके पास इतने स्मॉल स्पॉट के साथ काफ़ी क्या बेहतरीन क्या काम करता है। बीम क्वालिटी की क्या अगर बात करी जाए, ठीक है, तो एक्साइमर लेजर्स में हमारे पास के मिरर्स वगैरह की और दूसरे कंपोनेंट्स की क्या नीड होती है, ठीक है, मल्टी मोड है, जबकि सॉलिड स्टेट लेजर जो है आपके पास गार्जियन बीम क्या प्रोवाइड करते हैं, यानी सिंगल मोड है आपके पास, इनमें इन मिरर्स वगैरह की कोई नीड नहीं होती आपके पास, और इसी वजह से आपके पास एक एक्यूरेट क्या ओवरलैप क्या बन रहा होता है, ठीक है, गार्जियन स्पॉट में। और आपके पास जो सॉलिड स्टेट लेजर्स हैं उससे काफ़ी जो है कॉर्निया आपके पास कॉर्नियल सरफेस काफ़ी होमोजीनियसली जो है वो हम एब्लेट कर सकते हैं। रिपीटिशन रेट भी हमारे पास एक्साइमर लेजर में कम है, ठीक है, 50 से 500 हर्ट्ज, जबकि आपके पास सॉलिड स्टेट लेजर में 1K हर्ट्ज है। इस हाई रिपीटिशन रेट की वजह से आपके पास जो एनर्जी पर पल्स है वो आपके पास सॉलिड स्टेट लेजर में क्या कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास कॉर्निया को डैमेज करने का खतरा भी सॉलिड स्टेट लेजर में कम हो जाता है। ब्रेकर स्पीड हमारे पास एक्साइमर लेजर में 150 हर्ट्ज तक है, जबकि सॉलिड स्टेट लेजर में 1K हर्ट्ज से भी क्या ज्यादा है आपके पास। आई ट्रैकिंग की वजह से और इसके हाई रिपीटेशन रेट की वजह से आपके पास कॉर्निया पे XY डायरेक्शंस में क्या एब्लेट करना काफी ज्यादा इजी है, ठीक है, एक्साइमर लेजर के मुकाबले में। हमारे पास इंफ्रारेड क्या फेम्टोसेकंड लेजर है, ठीक है, इसमें हाई पावर डायोड लेजर्स की मदद से क्या है एक बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस जो है की मदद से आपके पास एक लो एनर्जी पल्स जो है जनरेट की जाती है, ठीक है, ये फेम्टोसेकंड आपके पास 10⁻⁻15 होता है, ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट आपके पास पल्स क्या जनरेट की जाती है। इसकी वेवलेंथ आपके पास जो है 1053 नैनोमीटर होती है, ठीक है, और आपके पास ये लेजर को इतना जो है डिवाइड करती है, ठीक है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे आपके पास जो है उसकी डाइसेक्शन करती है, ठीक है, या उसकी डिस्ट्रक्शन करती है। इस प्रोसेस को हमारे पास फोटो डिस्ट्रप्शन कहते हैं, यानी कॉर्निया के जो है मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जो है कॉर्निया को सेपरेट करेगी। फेम्टोसेकंड लेजर को जो है कॉर्निया की थिकनेस के अंदर भी क्या यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, यानी इंटरनल लेयर्स के लिए भी, ठीक है, जबकि आपके पास एक्साइमर लेजर जो है वो सिर्फ सरफेस ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ होगी। एडवांटेजेस की अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो इसका सबसे मेन एडवांटेज जो है वो आपके पास यही है कि ये आपके पास बीम को बहुत ही एक्यूरेटली क्या फोकस करेगी, ठीक है, बिल्कुल माइक्रोमीटर के एरिया में आपके पास, और आपके पास जो कॉर्निया में डिस्ट्रक्शन करती है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल करती है, और साथ में सराउंडिंग एरिया में कोई किसी किस्म की हीट जो डैमेज है उसका खतरा भी आपके पास नहीं होगा। इसकी मिसाल आप ऐसे कंसिडर कर लें, ठीक है, जिस तरह वेल्डिंग जब अपनी वेल्डिंग मशीन से क्या एक चीज़ को वेल्ड करता है तो उसके आसपास जो है हीट प्रोड्यूस होती है, और साथ वाला एरिया भी जो है जो स्मूथ सरफेस होगी वो भी क्या है उसे भी खराब कर देता है। इसी तरह कॉर्निया के ऊपर भी क्या जब डिस्ट्रक्शन की जाती है, ठीक है, इस तरह लेजर्स के जरिए तो आसपास का एरिया आपके पास कम से कम डैमेज होना चाहिए, ठीक है, तो इस फेम्टोसेकंड लेजर में हमें इस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है।
इसके यूजेस आपके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉर्नियल फ्लैप क्या लेजिक में बनाने के लिए क्या हेल्प करेगा, रिफ्रैक्टिव लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर केराटोप्लास्टी के लिए भी यूज होता है। इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स इम्प्लांटेशन के लिए भी यूज होता है, जो कि केराटोकोनस के पेशेंट्स में की जाती है। बायोपिया के पेशेंट्स में कॉर्नियल इनले इम्प्लांटेशन के लिए भी यूज की जाती है। और कैटरेक्ट सर्जरी जिसमें आपके पास फेमटो लेजर का यूज़ किया जाता है, उसमें भी हमारे पास यूज़ की जाती है। कमर्शियली अवेलेबल ये आपके पास बहुत सारे, ठीक है। एल्कॉन का भी है आपके पास, कार्ल जीज का भी है, ठीक है। यूएसए और स्विट्जरलैंड हर कंपनी के ऑलमोस्ट क्या अवेलेबल है आपके पास। तो गाइस अब हमारे पास पीआरके सर्जरी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हमारे पास फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी है, ठीक है। आज भी हमारे पास जो है बहुत सारे एडवांस प्रोसीजर्स में जो है इसको जो है एक बेस्ट प्रोसीजर जो है समझा जाता है, ठीक है। इसका जो एडवांस मेथड्स हमारे पास आजकल यूज़ हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हमारे पास के सरफेस कॉर्नियल लेज़र एब्लेशन प्रोसीजर्स भी कहते हैं, ठीक है। और आजकल जो हमारे पास इसमें यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास एडवांस्ड जो है सरफेस एब्लेशन टेक्निक्स के हमारे पास यूज़ होती हैं। ये एडवांस सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर्स, ठीक है, या एएसए प्रोसीजर्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये उन पेशेंट्स के लिए होता है, ठीक है, जिनके आपके पास कॉर्नियाज जो है थिन हो आपके पास, ठीक है। लेजिक से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो आपके पास पेशेंट में, या ऐसे पेशेंट्स जिनको क्या हेज की, ठीक है, या रिग्रेशन की क्या प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या इसमें माइटोमाइसिन सी का क्या यूज़ किया जाता है। फिर भी पीआरके के अंदर हमारे पास क्या है, हीलिंग सरफेस जो है वो हमारे पास क्या रफ रह सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है थोड़ा सा डिसकंफर्ट फील कर सकता है, और हमारे पास विजुअल रिकवरी जो है वो हमारे पास ज़रा सी डिलेड होगी, ठीक है, लेजिक के मुकाबले में। इंडिकेशंस हमारे पास इसकी जो है वो मायोपिया अगर आपके पास 6 डायोप्टर तक है, एस्टिग्मेटिज्म आपके पास 4 डायोप्टर तक का हो, हाइपरोपिया आपके पास 3 डायोप्टर तक का हो। बेसिकली सर्जरी के अंदर हम क्या कॉर्निया के एपिथेलियम को रिमूव करके उसको जो है रीशेप कर रहे होते हैं। कोई रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर हो आपके पास, ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद या आपके पास लेजिक सर्जरी के बाद, कोई भी आपके पास सर्जरी के बाद रिफ्रैक्टिव एरर जो है आपके पास प्रेजेंट हो, तो उसमें भी क्या पीआरके परफॉर्म की जा सकती है। जब लेजिक सर्जरी आपके पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, ठीक है, जिस तरह की फ्लैट कॉर्नियाज में, ठीक है, स्टीप कॉर्नियाज में, या आपके पास थिन कॉर्नियाज में, या डीप सेट आइज या एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉफी हो, आपके पास रिफ्रैक्टिव एरर हो, साथ में आपके पास कॉर्नियल ओपेसिटी हो, तो इन सारी केसेस में आपके पास पीआरके सर्जरी जो है वो बेस्ट रहेगी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इनकी अगर देखें तो क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेंस के लिए क्या ये हमारे पास सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हेज़ है और रिग्रेशन है, ठीक है, वो हमारे पास कॉर्निया में और भी ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी किस्म की सिस्टेमिक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो, ठीक है, क्योंकि उससे आपके पास जो एपिथेलियम है उसकी हीलिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा जितनी भी अदर कंट्राइंडिकेशंस है, ठीक है, सर्जरी की, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ की, ठीक है, डायबिटीज़ हो गया, या जितने भी आपके पास के रेटिनल डिजीज़ हैं, ठीक है, ऑप्टिक नर्व डिजीज़ हैं, वो सारे आपके पास इसमें क्या इंक्लूड है। हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, ठीक है, एडवांस सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर में। तो इसके अंदर हमारे पास एपिथेलियम रिमूवल के लिए माइटोमाइसिन सी का यूज़ किया जाता है, जिससे आपके पास हेज़ क्या है आपके पास कम होगा कॉर्निया में, तो इसी को हमारे पास एडवांस सरफेस एब्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो टेक्निक यूज़ हो रही होती है, ठीक है, एपिथेलियम को रिमूव करने के लिए, उसी के हिसाब से हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ के जो है नेम दिए हुए। सबसे पहला हमारे पास एडवांस पीआरके में जो है एपिथेलियम को एक बीवर नाइफ या स्पैचुला की मदद से क्या रिमूव किया जा रहा होता है। ये आपके पास स्पेशलाइज जो है ब्रश होती है, जिसको एपिथेलियल स्क्रबर कहते हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल स्क्रबर जो है आपके पास ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, जो कि आपके पास ब्रश की तरह होता है, जिससे आपके पास क्या कॉर्निया के एपिथेलियम को रिमूव किया जा रहा होता है। लेकिन इसमें हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसे लेजिक कहते हैं, ठीक है। इसमें एपिथेलियल फ्लैप को अल्कोहल की मदद से क्या क्रिएट किया जा रहा होता है, ठीक है। आपके पास एक रिंग टाइप सेगमेंट जो है क्रिएट किया जा रहा होता है, ठीक है, इस तरह का। और इससे जो है आपके पास अल्कोहल के प्लेस करके, ठीक है, एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए आपके पास क्या है इस एपिथेलियम को रिमूव किया जा रहा होता है। इस रिंग को प्लेस करने के बाद हमारे पास 20% जो है अल्कोहल क्या प्लेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अल्कोहल को क्या स्पंज की मदद से क्या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और जो एक्सेस अल्कोहल रह जाता है उसको हमारे पास बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन की मदद से क्या रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद इस एपिथेलियल फ्लैप को क्या हमारे पास थोड़ा सा रिपोजिशन या हमने जो भी उसके साथ करना है, ठीक है, वो हम जो है सर्जरी के दौरान उसके साथ कर सकते हैं। थर्ड इसमें जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज़ हो रही है वो एपिलेजिक की है। एपिलेजिक में हमारे पास एक ब्लंट एपिक केराटोम की मदद से क्या है आपके पास एपिथेलियल फ्लैप को क्या है रिमूव किया जा रहा होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक स्पेशल डिवाइस है जो कि आपके पास ये एपिथेलियम के कुछ पोर्शन को रिमूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह क्या इस डिवाइस की मदद से आपके पास एपिथेलियम को क्या रिमूव किया जा रहा होता है। ये उन पेशेंट्स के लिए होता है जिसमें आपके पास अल्कोहल से क्या टॉक्सिसिटी के ज़्यादा चांसेस हो। लास्ट में हमारे पास ट्रांस एपिथेलियल पीआरके है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या लेज़र की मदद से आपके पास क्या एपिथेलियम को रिमूव किया जा रहा हो। अब हमारे पास सर्जिकल पैरामीटर्स हैं और टेक्निक्स हैं, ठीक है, एडवांस सरफेस एब्लेशन में। तो ठीक है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, एंटीरियर कॉर्नियल स्ट्रोमा को क्या हमारे पास जो है एक्सैमर लेज़र के जरिए जो है थोड़ा सा फ्लैट करने के लिए क्या इन लेज़र्स का यूज़ किया जाता है। अब इसके जो स्टेप्स हैं हमारे पास 8 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसको क्या हमने फॉलो करना है, ठीक है। एनेस्थीसिया हमारे पास टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें हमारे पास वो है एपिथेलियम को क्या रिमूव करना। तो किसी भी मेथड अभी हमने ये 4 जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं ये बेसिकली जो है एपिथेलियम रिमूवल के ही मेथड्स हैं। तो इनमें से कोई भी मेथड क्या हम यूज़ कर सकते हैं। इस एपिथेलियम को जो है हमने 0.5 से 1 मिलीमीटर जो है अपने डिजायर्ड एरिया से थोड़ा सा लार्ज जो है रिमूव करना होता है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एब्लेशन जोन है वो हमारे पास गेन हो जाए। और ये प्रोसेस हमने बड़ा जल्दी करना होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास वो एरिया जो है ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, आपके पास एक्सेसिव क्या वेट ना हो जाए,
थर्ड हमारे पास एब्लेशन जोन डायमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्मॉल एब्लेटिव जोन्स रह जाते हैं, ठीक है, जिस पे हमने एपिथेलियम को रिमूव किया होता है, यानी जो इसके बॉर्डर्स होंगे एपिथेलियम साइड के, तो जब वो हील होंगे तो आपके पास क्या है उसमें हॉलोज जो है पेशेंट को क्या है सिम्टम्स के तौर पे क्या नजर आएंगे, ठीक है, जिससे पेशेंट को ड्राइविंग में क्या कंप्लेन हो सकती है। इसीलिए क्या इस एब्लेशन जोन को हमने बड़ा रखना है ताकि हमारे पास पेशेंट की जो विजन है वो सेंटर से पास हो और पेरिफेरल एरिया जो है हमारे पास जहाँ पे कट लगा हो, अगर वहाँ से हॉलोज बने भी तो वहाँ पे हमारे पास वो सिग्निफिकेंस नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ से लाइट रेज रेटिना पे ज़्यादा पास नहीं हो रही होती। इसीलिए इस एब्लेशन जोन को हमारे पास मायोपिया के केस के लिए 6.5 mm से ज़्यादा रखा जाता है। फोर्थ नंबर जो स्टेप है हमारे पास वो हमारे पास फिक्सेशन है और सेंट्रेशन है एब्लेशन जोन की, ठीक है। तो बहुत सारे सर्जन जो हैं हैंड हेल्ड सेक्शन रिंग भी यूज़ करते हैं, दूसरे जो है आपके पास पेशेंट की फिक्सेशन को क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, एब्लेशन के प्रोसेस के लिए। इसके लिए जो आपके पास फिक्सेशन लाइट है माइक्रोस्कोप की वो आपके पास पेशेंट और सर्जन के बीच में को एक्सियल होती है, ठीक है, पेशेंट की लाइन ऑफ विजन के साथ। साथ में लेज़र लाइट भी आपके पास क्या को एक्सियल होना उसका क्या ज़रूरी है। पेशेंट को पहले से ही इसका प्रोसेस क्या एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, कि वो इस फिक्सेशन को जो है फिक्सेट करने की कोशिश करे। थोड़ा सा ब्लर नज़र आएगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो नज़र आता है उसकी तरफ फिक्सेट करने की कोशिश करे और उसी टाइम जो है पे सर्जन ने जो है प्यूपल के सेंटर को जो है वहाँ पे क्या आपके पास मार्क करना होता है, ठीक है। वहाँ से आपके पास डिसेंट्रेशन जो है एब्लेशन की वो कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपके पास एरर क्या काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। कुछ मॉडर्न लेजर्स टेक्नोलॉजी में आपके पास क्या है ऑटोमेटिक क्या है एब्लेशन को स्टॉप करने का क्या है प्रोसेस होता है, जैसे ही वो अपनी मार्किंग से क्या है साइड पे हो जाए, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक्स वाई ट्रैकिंग कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक एरिया से क्या है आपके पास बाहर जो है एब्लेशन क्या कॉज नहीं होगी, लेकिन फिर भी सर्जन्स को भी जो है खुद ही इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए कि आपके पास एब्लेशन जो है वो आपके पास विजुअल एक्सेस से ज़्यादा ना हो। हमारे पास कॉर्नियल एब्लेशन है तो हमारे पास जितने ज़्यादा स्टेप्स कह लिए जाए, ठीक है, इस प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए उतना ही हमारे पास जो है फ़ायदा ज़्यादा होता है, ठीक है, उतना ही हमारे पास एक्यूरेसी जो है ज़्यादा होगी। 1.5 mm के जो स्टेप्स हैं हमारे पास वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, ठीक है, 4 mm एरिया को रिमूव करने के लिए, ठीक है। या आपके पास जो है 6 से 7 mm की ट्रीटमेंट के लिए क्या आपके पास इसमें बेटर एपिथेलियम रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसकी रिकवरी आपके पास बिल्कुल ठीक तरीके से होगी और उसमें रिग्रेशन के चांसेस आपके पास कम होंगे। फ्लुएंस एंड रिपीटेशन रेट, रिपीटेशन की तो अभी हमने बात की, ठीक है। फ्लुएंस आपके पास जितनी आपके पास लेजर्स की जो फ्लुएंसी है उसको हम चेंज करेंगे उससे हमारे पास रिजल्ट्स पे क्या काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, कि आपके पास टिशू कुछ जगह से ज़्यादा रिमूव हो जाए और कुछ जगह से कम हो जाए, ठीक है, जिससे आपके पास कॉर्नियल टिशू की जो मॉर्फोलॉजी है वो आपके पास थोड़ी बहुत इफेक्ट हो सकती है। इसलिए उसकी फ्लुएंसी को जो है हमने एक हिसाब से क्या फिक्स करना होता है। एब्लेशन टाइम को जो है हमने कम से कम रखना है, ठीक है, और हमारे पास हाई फ्लुएंस रेट पे क्या इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना होता है। स्कैनिंग लेज़र बीम हमारे पास जितनी स्मॉल और उसकी जो स्लिट बीम है आपके पास जितनी नैरो हो उतनी ही हमारे पास बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्मॉल डायमीटर स्कैनिंग पीआरके में जो है सरफेस रफनेस इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उसमें आई मूवमेंट्स आपके पास ज़्यादा हो जाती हैं और उससे फिर आपके पास क्या वुंड हीलिंग रिस्पॉन्स आपके पास ज़्यादा हो जाता है जिससे कॉर्नियल हेज क्रिएट होने के चांसेस हो जाती हैं। इस स्फेरिक एब्लेशन जो है हम पेशेंट में क्या क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपके पास पेशेंट को जो स्फेरिकल एब्रेजन है वो हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है। मायोपिया में हमारे पास जो है सर्जन्स जो है इसमें क्या क्रिएट करते हैं। मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है, जिसे टॉरिक फोटो एब्लेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपके पास कॉर्निया को जो है सिलेंड्रिकल फैशन में जो है उसका सुपरफिशियल एरिया को जो है एब्लेट किया जाता है। इस एब्लेट का मतलब यहाँ पे रिमूवल है, ठीक है, कटिंग आप जो भी क्या कंसिडर करें। सिक्स हमारे पास क्या एप्लीकेशन ऑफ माइटोमाइसिन सी है, ठीक है। तो हमारे पास 0.02% अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि आपके पास जो हेज़ है, ठीक है, बाद में और हमारे पास जो रफ सी जो हीलिंग होती है, ठीक है, वो हमारे पास ना हो। इसके बाद हमारे पास बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन से जो इसकी एक्सेस अमाउंट्स है उनको क्या रिमूव किया जाता है। 7 पे हमारे पास क्या एपिथेलियल फ्लैप को अगर हमने क्या रिपोजिशन करना है तो वो हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो है बैंडेज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज को जो है कॉर्निया के ऊपर क्या प्लेस किया जाता है जिसके अंदर हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप के प्लेस किया होता है। उसके बाद क्या इस लेंसेज को क्या प्लेस किया जाता है ताकि आपके पास जो है प्रॉपर तरीके से क्या पेशेंट की आई की हीलिंग हो सके। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हमारे पास यही है कि बैंडेज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज को जो है 3 से 5 डेज तक के ऑपरेशन के बाद भी क्या पहन के रखनी चाहिए ताकि आपके पास हीलिंग सही तरीके से हो सके। टॉपिकल एनसेड आई ड्रॉप्स जो है 4 टाइम्स अ डे के रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी आपके पास रिकमेंड किए जा सकते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। स्टेरॉइड्स भी हमारे पास क्या एपिथेलियम की हीलअप में आपके पास हेल्प करेंगे, ठीक है। 2-3 मंथ्स तक हमारे पास ये ड्रॉप्स जो है कंटिन्यू रहते हैं। आर्टिफिशियल टीयर्स हमारे पास इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास कॉर्निया जितना मॉइस्ट रहेगा उतनी आपके पास हीलिंग में आपके पास इजी होगी और आपके पास जो लिड की ब्लिंकिंग है, ठीक है, लिड की ब्लिंकिंग से फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रही होती है उससे आपके पास कॉर्निया जो है आपके पास उसको क्या कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि इस फ्रिक्शन से आपके पास आइस की ड्राई होने का खतरा होता है जिससे आपके पास कॉर्नियल हेज और आपके पास रिग्रेशन जो है बाद में देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस में फिर आएगा अगर हमने इसकी सही तरीके से मैनेजमेंट ना की। अब हमारे पास इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, इस पीआरके की। तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो हमारे पास ये है कि एब्लेशन जोन जो है आपके पास वो
डिसेंटर्ड हो जाए, ठीक है। इसकी वजूहत ये हो सकती है कि आपके पास पेशेंट जो है दौरान सर्जरी आई मूवमेंट्स क्या शो कर रहा हो, या पेशेंट की जो फिक्सेशन है वो आपके पास ठीक ना हो, ठीक है। पुअर अलाइनमेंट हो पेशेंट की। अब इसके सिम्टम्स क्या, पेशेंट को क्या डिप्लोपिया, ग्लेयर, हॉलोज, इंड्यूस्ड स्टिग्मेटिज्म जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट हमारे पास ये होती है कि एक सेकंड सर्जरी क्या परफॉर्म करनी होगी, उसमें हमारे पास जो एब्लेशन जोन की हमारे पास रीडिंग्स है, ठीक है, उससे 180 डिग्री अपार्ट हमने जो है एक सेकंड क्या एब्लेशन क्या जो है बनानी होती है, ठीक है। इसलिए ताकि आपके पास जो फर्स्ट एब्लेशन है, ठीक है, वो हमारे पास इसके क्या इक्वल आ जाए, ठीक है, जिससे आपके पास इस एब्लेशन को क्या करेक्ट किया जा सकता है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास, ठीक है, वो कॉर्नियल हेज है आपके पास क्या है। ऐसी कंडीशंस में हो सकता है जब आपके पास मायोपिया 6 डायोप्टर से ज़्यादा हो, या आपके पास क्या आइज ड्राई हो, या आपके पास पहले से ही क्या कोई डिजीज़ हो या कोई स्कार हो आई में। कॉर्निया के अंदर हमारे पास क्या डिपॉजिट्स बन चुके होते हैं, जिससे आपके पास लाइट स्कैटर होगी और आपके पास कॉर्नियल हेज जो है पेशेंट के फील करेगा। अब क्लिनिकल फीचर्स में इसमें हमारे पास क्या इसकी कैटेगरीज क्या डिवाइड की हुई है, ठीक है। तो ग्रेड 0 से ग्रेड 1 तक हमारे पास माइल्ड हेज है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ भी करने की क्या जरूरत नहीं है। ग्रेड 2 से हमारे पास जो ग्रेड 4 तक है वो हमारे पास उसको क्या स्कार की कैटेगरी में क्या है कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है, जिसकी फिर क्या है हमारे पास मैनेजमेंट की जरूरत है। अब पहला तो ये कि टॉपिकल स्टेरॉइड्स की मदद से आपके पास क्या ये प्रॉब्लम खुद ब खुद क्या है 1 से 3 मंथ के अंदर क्या रिजॉल्व हो जाती है। फिर भी ना हो तो फिर आपके पास क्या एक्साइमर्स लेजर की क्या रीट्रीटमेंट की आपके पास पेशेंट को जरूरत होगी। जोन जो है वो आपके पास ज़्यादा स्मॉल होंगे, क्योंकि जब आपके पास स्कोटोपिक कंडीशंस होगी, डिम लाइट कंडीशंस होगी, उसमें आपके पास पीपल डायलेट हो जाएगा और उस एरिया से लाइट पास होगी जहाँ पे आपके पास जो है रफ हीलिंग हुई होती है, ठीक है। तो फिर आपके पास पेशेंट को क्या है नाइट ड्राइविंग जैसी कंडीशंस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपके पास इस एब्लेशन जोन को हमारे पास 6 मिलीमीटर से ज़्यादा रखना चाहिए। फोर्थ हमारे पास डिलेड एपिथेलियल हीलिंग है आपके पास क्या ड्राई आइज, या आपके पास कोई ड्रग्स जो है हमने क्या यूज़ किया हो, ठीक है, थेरेपी के अलावा, या आपके पास जो एरिया है, ठीक है, डिप्राइडेड वो आपके पास क्या ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो इन सारे केसेस में आपके पास एपिथेलियल हीलिंग में आपके पास टाइम लगेगा। फिफ्थ हमारे पास रिकरेंट एपिथेलियल इरोजन है, ठीक है, कि आपके पास एपिथेलियम जो है प्रॉपर्ली क्या हील ना हो पा रही हो, ठीक है। उसकी वजह यही है कि आपके पास एब्लेशन प्रोसीजर जो है हमारे पास एब्लेशन जोन से भी आपके पास जब ज़्यादा हो तो उसमें हमारे पास एपिथेलियम में इरोजन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी आपके पास एपिथेलियम जो है ख़राब हो रहा होता है। सिक्स हमारे पास कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, कि आपके पास कॉर्निया के अंदर कोई जो है फॉरेन बॉडी जो है आपके पास क्या अटैच हो गई हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन आपके पास हो जाए तो आपके पास विजुअल एक्विटी में भी इससे हमारे पास फॉल्ट आ सकता है। सेवन पे कॉर्नियल अल्सरेशन है हमारे पास, जो बैंडेज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस है, ठीक है, इससे हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशन भी कभी कभी क्या देखने को मिल सकती है। 8 पे हमारे पास डिक्रीज कॉर्नियल सेंसेशन है, ठीक है, कि हाई मायोपिया के केसेस में आपके पास क्या कॉर्निया आपके पास सेंसिटिव हो सकता है। बायोफिजिक रीजनरेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ कि आपके पास नॉन एब्लेटेड एरिया से आपके पास जो है वो जो है एब्लेटेड एरिया के अंदर हमारे पास 2 से 3 वीक्स के अंदर क्या ये कॉर्नियल सेंसेशंस आपके पास शिफ्ट हो सकती हैं, ठीक है। 9 नंबर पे आपके पास सेंट्रल आइसलैंड्स है, ठीक है, कि आपके पास जब टोपोग्राफिक पैटर्न से देखेंगे तो आपके पास क्या कुछ एरियाज में जो है इवन हीलिंग आपको क्या देखने को मिलेगी। तो पहला तो यही है कि आपके पास अनइवन हीलिंग की वजह से या नॉन यूनिफॉर्म हीलिंग की वजह से आपके पास क्या ये सेंट्रल आइसलैंड्स जो है क्रिएट हो। सेकंड ये कि आपके पास जो लेज़र है उसकी वेवलेंथ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या डिस्टर्ब हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो है कॉर्निया के ऊपर क्या आइसलैंड्स क्या देखने को मिले, या आपके पास क्या कॉर्निया के ऊपर क्या कुछ और डेब्रिस वगैरह हो जिसके साथ क्या लेज़र क्या रिएक्ट करके आपके पास ये सेंट्रल आइसलैंड्स के फिर आपको देखने को मिले। 10 नंबर पे हमारे पास सब रेटिनल हेमरेजेस हैं, ठीक है, कि आपके पास इस लेज़र की काफ़ी ज़्यादा पावर होती है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 100 बार से ज़्यादा की इसकी क्या पावर होती है, जो कि आपके पास सब रेटिनल वेसल्स भी क्या थोड़े बहुत क्या क्रिएट कर सकती है। 11 पे हमारे पास आईओपी क्या रेज हो सकता है, क्योंकि हम क्या कॉर्निया को जो है रिपोजिशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉर्निया का प्रेशर जो है हमारे पास वो हमारे पास इस एक्वेस पे क्या और भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास आईओपी भी राइज हो सकता है। अब रीट्रीटमेंट हमारे पास इसके क्या सिंपल है कि हमने जो है थोड़ी सी अंडर करेक्शन क्या है इसमें क्या करनी होती है। पीआरके को हमने क्या दोबारा से रिपीट करना होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड अंडर करेक्ट करके, ठीक है। 6 मंथ हमने जो है इनिशियल सर्जरी के बाद क्या वेट करना है, ठीक है। और स्टेरॉइड्स की थेरेपी हमारे पास 3 मंथ्स हो चुके हो कि वो हमारे पास स्टॉप हो चुकी है, और रिफ्रैक्शन हमारे पास स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल आइसलैंड्स आपके पास जो है 6 से 12 मंथ्स से हमारे पास कम होने चाहिए, ठीक है, यानी 6 से 12 मंथ्स हमारे पास जो है बने हो उससे हमारे पास कम ही हो तो हमने क्या नेक्स्ट सर्जरी जो है परफॉर्म कर लेनी है। कॉर्नियल हेज के साथ आपके पास रिग्रेशन अभी क्या फॉर्म ना हुआ हो, ठीक है, पेशेंट के अंदर। अब एडवांटेजेस की अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो आपके पास क्या ग्लोब को क्या वीक नहीं करेगी, जिस तरह रेडियल केरोटोटोमी में इंसिजन्स के जरिए क्या ग्लोब आपके पास वीक हो जाता है। फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है जिस तरह लेजिक के अंदर है। थर्ड पे हमारे पास इसकी एक्यूरेसी जो है आपके पास 95% है, ये बहुत ही एक हाई एक्यूरेसी आपके पास के 0.5 डायोप्टर तक की आपके पास की एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली मायोपिक पेशेंट्स में -2 से -8 डायोप्टर्स तक के लिए क्या काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। फोर्थ पे हमारे पास ये है कि थिन कॉर्नियास के अंदर भी क्या परफॉर्म की जा सकती है। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास इसकी है कि पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी हमारे पास लेजिक से भी ज़्यादा क्या स्लो है, ठीक है। पेशेंट को हमारे पास क्या डिस्कंफर्ट और पेन जो है काफ़ी सेवरल वीक्स तक के आपके पास फील होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कॉर्नियल एपिथेलियम को रिमूव किया होता है, फिर उसकी हीलिंग जब तक टाइम लेती है तब तक आपके पास पेशेंट को जो है थोड़ा बहुत पेन फील होगा। थर्ड पे जो सबसे मेन इसका डिसएडवांटेज मैं समझता हूँ, ठीक है, वो यही है कि आपके पास कुछ रेजिडुअल कॉर्नियल हेज क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हेज ही आपके पास के बाद में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो गाइस अब हमारे पास क्या लेजिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या एक्सैमर लेजर से क्या फोटो एब्लेशन करते हैं, साथ में हमारे पास इंट्रास्ट्रोमल प्रोसीजर्स के एडवांटेजेस भी क्या हासिल होते हैं। यही प्रोसीजर आजकल क्या है मायोपिया के लिए क्या बेस्ट चॉइस क्या समझा जाता है, ठीक है। और इसके हमारे पास PRK के मुकाबले में क्या काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसके लिए स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, साथ में ये एक्सपेंसिव मैकेनिज्म है, साथ में कुछ जो है कॉम्प्लिकेटेड जो है मशीन्स इसमें यूज़ होती हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। मायोपिया आपके पास 8 डायोप्टर से कम हो, एस्टिग्मेटिज्म 6 डायोप्टर से कम हो और हाइपरोपिया 4 डायोप्टर से कम हो तो उसके लिए हमारे पास ये बेस्ट समझा जाता है। अब माइलस्टोन्स है हमारे पास, ठीक है, लेज़र के कि हमारे पास ये डेवलप किस तरह हुई, ठीक है। तो 1949 से क्या इसका स्टार्ट हो गया था कि उस वक्त मायोपिक केरेटोमाइल्यूसिस जो है आपके पास क्या डेवलप हुई थी, जिसमें एक फ्री हैंड डायसेक्शन की जाती थी, ठीक है, हाफ थिकनेस कॉर्नियल डिस्क की, ठीक है, यानी कॉर्निया का हाफ पोर्शन ऑलमोस्ट क्या रिमूव किया जाता था और उसको फिर शेप किया जाता था आपके पास क्रायोलेथ की मदद से, ठीक है, यानी आपके पास एक फ्रीजिंग टेक्निक की मदद से उसको जो है रीशेप किया जाता है। लेजिक भी इसी मैकेनिज्म पे आजकल के एडवांस होकर यूज़ हो रही है। फिर 1983 में हमारे पास क्या प्लेनर केरेटोमाइल्यूसिस थी जिसमें आपके पास फ्रीजिंग टेक्निक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर फर्दर इसमें क्या है एक्सैमर लेजर का क्या यूज़ होने लगा, ठीक है, कॉर्नियल टिश्यू को एब्लेट करने के लिए। बाद में फिर 2 केरेटेक्टमीज के एट द सेम टाइम के मैनुअल डायसेक्शन मेथड्स के जरिए परफॉर्म करने जाने लगी और उसके बाद क्या ऑटोमेटेड माइक्रोकेरेटोम की मदद से क्या ये 2 सर्जरीज एट अ टाइम के परफॉर्म किए जाने लगी। 1990 में आपके पास माइक्रोकेरेटोम की मदद से आपके पास 120 से 160 माइक्रोमीटर कॉर्नियल कैप क्या प्रोड्यूस किया जाता। उसके बाद जो है एक्सैमर लेज़र की मदद से क्या उसको क्या एब्लेट किया जाता जिस तरह आपके पास PRK में किया जाता था। और उसके बाद क्या कॉर्नियल कैप को क्या सुचर किया जाता था। 1991 में आपके पास क्या एक नेजली हिंज्ड कॉर्नियल फ्लैप क्या क्रिएट किया गया था, ठीक है, जिसके एंड में फिर क्या कोई सुचरिंग की क्या ज़रूरत नहीं थी हमारे पास और उसी वक्त हमारे पास इसका टर्म जो है लेजिक पड़ा, ठीक है। 1992 में फिर आपके पास कैप माइल्यूसिस के एक्सैमर लेजर की मदद से की जाने लगी। 96 में आपके पास फिर जो है सुपीरियरली हिंज्ड फ्लैप जो है यूज़ की जा रही थी जो कि आजकल हमारे पास यूज़ हो रही है। 1999 में हमारे पास क्या फेमटोसेकंड लेज़र का क्या फर्स्ट टाइम क्या यूज़ हुआ, ठीक है, जिससे आपके पास लेजिक फ्लैप को क्रिएट किया जा रहा था। हमारे पास फर्स्ट FDA अप्रूव फेमटोसेकंड लेज़र फ्लैप मेकिंग सिस्टम था, ठीक है, जो कि आपके पास 2007 में हमारे पास फिर डेवलप हुआ। गाइस अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ होंगे तो हमारे पास माइक्रोकेरेटोम है, ठीक है। बहुत सारे आजकल हमारे पास क्या माइक्रोकेरेटोम्स क्या यूज़ होते हैं जो कि आपके पास क्या होमोजीनियस प्लेनर कट जो है आपके पास कॉर्नियल सरफेस पे अटेन करके देते हैं। इसका मकसद हमारे पास यही होता है कि क्या कॉर्नियल डिस्क को हमारे पास एक प्रीसाइज थिकनेस और डायमीटर पे हम जो है सही तरीके से क्या कट कर सके, ठीक है, ताकि हम इसको क्या फिर रीपोजिशन करके इसकी क्या रिप्लेसमेंट करके जो कॉर्निया की पावर है जो हमने लो करनी होती है, ठीक है, उसको जो फ्लैट करना होता है वो हम इसमें अटेन कर सके। अब कंपोनेंट्स हमारे पास माइक्रोकेरेटोम के, तो हमारे पास कॉर्नियल शेपर हेड होता है, सक्शन रिंग होती है, ठीक है, स्टॉप मैकेनिज्म होता है और साथ में कंट्रोल यूनिट होता है। सबसे मेन कंपोनेंट जो है हमारे पास वो कॉर्नियल शेपर हेड है। इसके अंदर हमारे पास एक ऑसिलेटिंग ब्लेड लगा होता है, ठीक है, जो कि एक हैंडल के जरिए जो है और मोटर के जरिए ऑपरेट हो रहा होता है। इसके अंदर एक थिकनेस प्लेट लगी होती है जो कि आपके पास एक एग्जैक्ट डेप्थ की आपके पास क्या कट प्रोवाइड करके देगी। तो AL की लेजिक मशीन है उसके अंदर हमारे पास इस थिकनेस प्लेट को क्या वेरी किया जा सकता है, ठीक है, चेंज किया जा सकता है। लेकिन हैंसरटोम जो हमारे पास क्या है माइक्रोकेरेटोम है उसमें हमारे पास 2 हेड्स हैं ओनली, ठीक है। एक आपके पास 160 माइक्रॉन पे कट करेगा, दूसरा आपके पास 180 माइक्रॉन पे कट करता है। सेकंड हमारे पास सक्शन रिंग है, ठीक है, ये आपके पास सक्शन पंप मैकेनिज्म में काम करेगी, ठीक है। 65 mm HG IOP आपके पास क्या ये मेंटेन कर रही होती है आई में, ताकि हमारे पास इजीली जो है कट जो है अचीव हो जाए। थर्ड हमारे पास स्टॉप मैकेनिज्म है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉर्नियल शेपर हेड स्टॉप होता है जो कि आपके पास एक खास डिस्टेंस पे जो है ऑटोमेटिकली जो है स्टॉप हो जाता है, ताकि आपके पास जो फ्लैप है वो आपके पास क्या एक स्पेसिफिक अमाउंट में कट हो, उससे ज़्यादा आपके पास ना हो। फोर्थ हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, इसमें हमारे पास सक्शन पंप होता है और इलेक्ट्रिकल सोर्सेज होते हैं। सक्शन पंप जो है आपके पास सक्शन रिंग को क्या फिक्स करने में क्या हेल्प करता है। इलेक्ट्रिकल सोर्सेज जो है आपके पास जो ऑसिलेशन की स्पीड है, ठीक है, जो ब्लेड हमारे पास मूव हो रहा होता है उसको क्या आपके पास कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है माइक्रोकेरेटोम्स की, तो हमारे पास मुख्तलिफ जनरेशन में डिवाइड किया है। फर्स्ट जनरेशन माइक्रोटोम्स जो हमारे पास थे वो आपके पास 0 डिग्री प्लेन पे और फिक्स थिकनेस पे आपके पास क्या कटिंग एक्शन परफॉर्म करते थे। सेकंड जनरेशन माइक्रोकेरेटोम्स में आपके पास एक जो है रोटेशनल कटिंग एक्शन था जो कि आपके पास 26 डिग्री एंगल और आपके पास फिक्स थिकनेस आपके पास उस पर क्या कट के प्रोवाइड करता था। थर्ड जनरेशन माइक्रोकेरेटोम में आपके पास पेंडुलम लाइक कटिंग एक्शन था। अब जैसी क्या जनरेशंस हाई होती जा रही हैं तो इनकी आपके पास क्या आप देख रहे हैं कि कटिंग एक्शन में आपके पास एंगल क्या आपके पास ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है। फोर्थ जनरेशन में आपके पास क्या ब्लेडलेस केराटोम्स थे, ठीक है, जिस तरह के हाइड्रोकेराटोम हो गया, वेस्टजेट माइक्रोकेराटोम यानी वाटर के यूज़ पे, ठीक है, ये आपके पास जेट टेक्निक पे यूज़ किए जा रहे थे। ये एपिकेराटोम्स और माइक्रोकेराटोम्स जो है एपिलेजिक सर्जरी के लिए अवेलेबल हैं, जो कि आपके पास ज़्यादा स्मूथ एपिथेलियल फ्लैप्स जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है, अल्कोहल और स्क्रैपिंग के मुकाबले में। लेजर केराटोम्स जो है आजकल के क्या डेवलप हुए में, ठीक है, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट और स्मूथ फ्लैप्स जो है आपके पास क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास इंट्रालेज फेमटोसेकंड लेजर और नोवाटेक लेजर माइक्रोकेराटोम्स हैं। कमर्शियली अवेलेबल माइक्रोकेराटोम्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमारे पास सर्जन्स की प्रेफरेंस
और पेशेंट की टाइप पे क्या डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा माइक्रोकेराटोम यूज़ किया जाए। कुछ कमर्शियली अवेलेबल क्या है यहाँ पे दिए हुए, ठीक है, हेंसाटोम है, ठीक है, हमारे पास एमेडलस है, BDK है, मोरिया माइक्रोकेराटोम्स है, नाइडिक का है और हमारे पास कैरियाजो पेंडुलर है। हमारे पास क्या फेमटोसेकंड लेजर जो है आपके पास अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ होता है माइक्रोकेराटोम के, ठीक है। हमारे पास जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है वो हमारे पास फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है एक मैकेनिकल माइक्रोकेराटोम की वजह से आती हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये फेमटोसेकंड लेजर की तरफ क्या हमारा यूज़ इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ग्रेजुअल शिफ्ट क्या देखा जा रहा है कि फेमटोसेकंड लेजर हमारे पास जो है प्रैक्टिस में क्या ज़्यादा कामयाब है आपके पास, ठीक है, मैकेनिकल माइक्रोकेराटोम से। बहुत सारे जो आपके पास फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है वो हमारे पास इसके अंदर क्या मिनिमाइज हो रहे हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इस फेमटोसेकंड लेजर के साथ, तो फेमटोलेजिक, ऑल लेजर लेजिक और नो ब्लेड लेजिक, इसके कुछ एडवांटेजेस है हमारे पास जो कि जो है नॉर्मल माइक्रोकेराटोम्स में नहीं है। ड्राई आई के सिम्टम्स आपके पास क्या कम होंगे, विजुअल लॉस के चांसेस इसमें आपके पास क्या कम होंगे, क्योंकि ये आईओपी को पूरे प्रोसीजर के दौरान क्या मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पे जो सेक्शन मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है वो आपके पास कॉर्निया को जस्ट एक पोजीशन में होल्ड करने के लिए, ठीक है, जो कि आपके पास बहुत कम है, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस के मुकाबले में जो कि एक वैक्यूम मशीन क्या यूज़ करते थे माइक्रोकेराटोम्स में। लेज़र बीम की मदद से आपके पास क्या है किसी भी डेप्थ पे हम क्या कॉर्निया को क्या फोकस कर सकते हैं, जिससे आपके पास जितना वाइड फ्लैप हमें चाहिए हो वो हम अटेन कर सकते हैं। जो रिजल्ट हमारे पास फेमटोसेकंड लेज़र के हैं वो भी काफ़ी रिलायबल हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शंस भी क्या बढ़ जाते हैं कि फ्लैप डायमीटर हमने कितना कट करना है, साइड कट एंगल जो हमने सेलेक्ट करना है, हिंज पोजीशन क्या रखनी है और हिंज लेंथ कितनी रखनी है। एपिथेलियल इन ग्रोथ के चांसेस हमारे पास कम हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल्स के कैरी नहीं होते जो कि ब्लेड में हमारे पास होते थे। इसके अलावा इसमें एक्जाइमर लेज़र मशीन जो है हमारे पास ज़रूरी है, ठीक है, लेजिक के लिए, जो कि आपके पास क्या एब्लेशन के प्रोसीजर में यूज़ हो रही थी, ठीक है। इसका मैंने क्या पहले के बता दिया तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हमारे पास पेशेंट सिलेक्शन एंड एवेल्युएशन है, ठीक है। तो पेशेंट सिलेक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास उसके अंदर कोई डिजीज़ या हमारे पास कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो लेजिक की। हमारे पास एडिक्वेट ग्लोब एक्सपोजर है जो कि हमारे पास मैंडेटरी है, ठीक है, ताकि आपके पास सक्शन रिंग जो है माइक्रोकेराटोम से इजीली पास और आपके पास क्या उसको फिक्स करने में हमारे पास ईज रहे। ऐसे पेशेंट जिनकी आई बॉल आपके पास क्या है संकन हो, थोड़े से अंदर की तरफ हो, या उनके जो पैल्पेब्रल अपर्चर्स हैं वो आपके पास काफ़ी स्मॉल हो, तो उसमें सर्जन को जो है काफ़ी डिफिकल्टी होती है, जिसकी वजह से आपके पास एरर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कॉर्नियल थिकनेस जो है हमने पैकीमेट्री की मदद से करनी है और 450 माइक्रॉन से हमारे पास कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है हमारे पास सेंटर में बेहतर तो है कि 500 माइक्रॉन हो, जिसमें हम क्या 90 माइक्रॉन जो है एब्लेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। 180 माइक्रॉन आपके पास इसमें क्या है फ्लैप की थिकनेस आ जाएगी और 250 माइक्रॉन जो है हमने स्ट्रोमल बेस को के पीछे छोड़ना होता है, ठीक है। इसलिए 450 माइक्रॉन से अगर आपके पास कम है तो वो हमारे पास लेज़र की कॉन्ट्राइंडिकेशन है। थर्ड पे हमारे पास आईओपी है कि पेशेंट आपके पास 65 mm Hg का जो आईओपी है वो आपके पास के टॉलरेट कर सके कुछ मिनट्स तक, ठीक। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स जिनमें ग्लाकोमा हो या आपके पास रेटिनल वस्कुलर डिजीज़ वगैरह हो तो उनको जो है आप ये प्रोसीजर क्या नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि इतने हाई आईओपी से जो है उनकी आइज़ में बहुत पेन होगा और आइज़ में फर्दर जो है डैमेज का खतरा रहता है। 4 पे हमारे पास प्यूपिल साइज़ है, जिनके प्यूपिल साइज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे तो उनमें फिर हमें क्या लार्ज ऑप्टिकल जोन्स के रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर पहले से एक्सप्लेन कर देना है कि बाद में उन्हें क्या ग्लेयर हॉलोज और नाइट ड्राइविंग प्रॉब्लम्स जैसी कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। कॉन्टैक्ट लेंस वेयर है तो उन्हें क्या 2 वीक्स पहले जो है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज को क्या है छोड़ देना है, ठीक है, और 3 वीक्स पहले जो है रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना जो है उसने छोड़ देना है। अब कुछ एसेंशियल एग्जामिनेशन है उसमें हमने क्या विजुअल एक्विटी क्या है बहुत अनकरेक्टेड एंड करेक्टेड को चेक कर लेना है, रिफ्रैक्शन हमने क्या चेक कर लेनी है, रिफ्रैक्शन हमने क्या सब्जेक्टिव साइक्लोप्लेजिक क्या हर किस्म की क्या रिफ्रैक्शन परफॉर्म कर लेनी है। स्लिट लैम्प के जरिए भी हमने क्या चेक कर लेना है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में हमने क्या चेक कर लेना है, ठीक है। आईओपी भी हमने एक्यूरेटली क्या मेजर कर लेना है। कॉर्नियल टोपोग्राफी और हमारे पास पैकीमेट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कॉर्निया के प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे पास कॉर्निया की टॉप सर्फेस और उसकी जो थिकनेस है उनको मेजर करना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या रेबिनोविट्स और क्लाइस एंड मेडा ने हमारे पास कुछ जो है कर्वेचर मैप्स की बेस पे कुछ क्राइटेरिया क्या हमें प्रोवाइड किया है। ये कि स्टीपनेस आपके पास 48 डायोप्टर से ज़्यादा हो, दोनों आइज़ के बीच में जो सेंट्रल के रीडिंग्स का डिफरेंस है वो आपके पास 1 डायोप्टर से ज़्यादा हो, रेगुलर स्टिग्मेटिज्म हो, ठीक है, यानी दोनों प्रिंसिपल एक्सेस आपके पास के नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग हो। ये सारे वो क्राइटेरिया है जिसमें आपके पास सर्जरी को हमने परफॉर्म नहीं करना। एसिमेट्री आपके पास क्या है स्टीप एक्सेस पे क्या 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो आपके पास, या इन्फीरियर सुपीरियर एसिमेट्री आपके पास 1.4 डायोप्टर से ज़्यादा हो जिसे इन्फीरियर स्टिपनिंग कहते हैं। नॉन ऑर्थोगोनल एक्सेस हो, यानी आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सेस है वो एक दूसरे के राइट एंगल पे ना हो, क्योंकि इससे बाद में हमारे पास विजुअल एक्विटी जो है बाइनोकुलर विजन नहीं अटेन होगी। स्टीप एक्सेस में हमारे पास क्या स्क्यूड एक्सेस क्या बन रही हो, ठीक है। इसी अपीयरेंस हमें क्या बो टाई पैटर्न में और या क्लाब पैटर्न में क्या नजर आ रहा हो, ठीक है, अगेंस्ट द रूल या स्टिग्मेटिज्म में। टोपोग्राफर्स में हमारे पास केराटोकोनस डायग्नोजिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके पास केराटोकोनस केसी इंडेक्स में आपके पास पैरामीटर्स को प्रोवाइड करता है। अदर यूजेस भी आपके पास टोपोग्राफी के हैं जो कि हमारे पास लेजिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास ये है कि एस्टिग्मेटिज्म की एक्सेस को आपके पास क्या है वेरीफाई करके देता है। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इरेगुलर कॉर्नियल सरफेस को क्या है आपके पास क्या डायग्नोस करता है, ठीक है, जिसमें डिसेंटर्ड एब्लेशन हो या पोस्ट ट्रॉमा हो, ठीक है, या कोई कन्वेंशनल एब्लेशन हो, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास क्या सेंट्रेशन और जो हमारे पास एब्लेशन की यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, उसको हमारे पास डिटेक्ट करने में हेल्प करता है।
सर्जरी के बाद हमारे पास लेज़र की वजह से एक्टेजिया की प्रॉब्लम तो नहीं आई, ठीक है। तो इस चीज़ों में आपके पास टोपोग्राफी हेल्प करेगी। अब हमारे पास सर्जिकल वर्कअप एंड टेक्निक है, तो हमने क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का जो है पेशेंट को यूज़ जो है 3 से 4 डेज़ जो है ऑपरेशन से पहले ही क्या यूज़ करवाना जो है शुरू करवा देना है। पाइलोकार्पिन 1% भी हमारे पास कुछ सर्जन्स क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे आपके पास क्या है प्यूपिल जो है आपके पास कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आपके पास प्यूपिल की सेंट्रेशन करना ईजी हो जाता है। थर्ड पे एनेस्थीसिया है हमारे पास। ये पूरा प्रोसीजर जो है आपके पास टॉपिकल एनेस्थीसिया के जरिए जो है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एल्केन या आपके पास जाइलोकेन आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। क्लीनिंग एंड ड्रेपिंग जो है हमने पेशेंट की करनी है जिस तरह के दूसरी सर्जरीज के लिए क्या की जाती है। एक्सपोजर जो है हमने इतना अटेन लाजमी करना है कि सर्जन जो है आपके पास फ्रीली जो है पेशेंट की आइज़ पे वर्क कर सके। 6 पे हमारे पास कॉर्नियल मार्किंग्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कॉर्नियल मार्कर क्या यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल जोन होता है, ठीक है। और उस सेंट्रल जोन के बाहर जो है आपके पास कुछ रेडियल जोन्स होते हैं। जो सेंट्रल जोन है आपके पास 3 मिलीमीटर डायमीटर में होगा और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जोन है, ठीक है, पैरा रेडियल आपके पास 10.5 mm तक एक्सटेंड कर रहा होता है। इससे आपके पास जो है सर्जन के लिए इजी रहता है, ठीक है, प्यूपिल को मार्क करना, सेंटर पार्ट को मार्क करना, और हमारे पास जो फ्लैप की हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको क्या अवॉइड किया जा सकता है एक सही सेंट्रेशन हासिल करके। 7 पे हमारे पास क्या फिक्सेशन ऑफ सक्शन रिंग है। ये सक्शन रिंग जो है आपके पास क्लेरा के ऊपर प्लेस की जाती है, ठीक है, थोड़ा सा हिंज की तरफ क्या डिसेंटर्ड। इसका काम ये होता है कि इस सेक्शन से आपके पास क्या है 65 mm Hg का जो प्रेशर है IUP जो है वो आपके पास जो है आई में क्या है राइज होगा। इसी की मदद से आपके पास जो है कॉर्नियल फ्लैप और हमारे पास इस सारे प्रोसेस में हमारे पास क्या है हेल्प होगी, ठीक है, एक एक्यूरेट जो है मार्किंग लेने में। IOP को जो है हमने 65 mm ऑफ Hg तक लाना होता है और ये फिर हम पेरिक्वेल टोनोमीटर के जरिए क्या फाइंड करते हैं। और उस वक्त क्या हमारे पास कॉर्निया जो है बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, ठीक है, जब हम टोनोमेट्री का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हों। 4 साइंस जो है सर्जन्स को मिलेंगे, ठीक है, कि उसका IOP जो है अटेन हो चुका है। पहला तो टोनोमीटर की रीडिंग्स हमारे पास, ठीक है। सेकंड नो विजन। थर्ड हमारे पास के पीपल उसका डायलेट होगा। और फोर्थ हमारे पास गॉज पे जो रीडिंग आ रही होती है, ठीक है, उससे हमें क्या पता चलेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास वो है कॉर्नियल फ्लैप की प्रिपरेशन। तो ये हमारे पास ऑटोमेटेड माइक्रोकेराटोम की मदद से किया जाता है, ठीक। सबसे पहले कॉर्निया को मॉइस्ट किया जाता है बैलेंस साल्ट सोल्यूशन की मदद से, BSS की मदद से, ताकि आपके पास माइक्रोकेराटोम जो है इजीली क्या मूव कर सके और ज़्यादा फ्रिक्शन हमारे पास क्रिएट ना हो। उसके बाद माइक्रोकेराटोम हेड को क्या इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, सक्शन रिंग के साथ। और फिर हमारे पास फॉरवर्ड फुट पेडल की मदद से जो है फ्लैप को जो है क्रिएट किया जाता है। जब रिवर्स फुट पेडल हमारे पास क्या डिप्रेस किया जाएगा तो हमारे पास माइक्रोकेराटोम जो है बैकवर्ड मूव होगा, जिससे आपके पास एक फ्लैप जो है हमारे पास रह जाएगा। एरिया को जो है हमने फ़ौरन से क्या बैलेंस साल्ट सोल्यूशन की मदद से, BSS की मदद से जो है फर्दर क्या मॉइस्ट करना है। और फिर सेलुलोज स्पंज की मदद से क्या इसके एक्सेस लिक्विड को क्या है हमने या डेब्रिस जो है उसको हमने क्या रिमूव करना है। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ होता है कि आपने कटिंग जो है वो वेट सरफेस पे करनी है और एब्लेशन जो है आपने रिमूवल जो है वो आपने ड्राई सरफेस पे करनी है। कटिंग वेट पे इसलिए करनी है ताकि हमारे पास फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, और एब्लेशन ड्राई पे इसलिए करनी है ताकि आपके पास जो है डेब्रिस फुली तरीके से इजीली जो है रिमूव हो सके। एक बात का ख्याल क्या सर्जन्स ने रखना है कि हमारे पास कोई फ्री फ्लैप जो है इस जंक्चर पे हमारे पास रह ना जाए, ठीक है। अभी तक जो सर्जन्स हमारे पास यूज़ कर रहे थे वो सुपीरियर हिंज फ्लैप था, ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रीवियसली जो है नेजली हिंज फ्लैप यूज़ होता था, उसके हमारे पास एडवांटेजेस थे। सुपीरियर हिंज फ्लैप की वजह से आजकल सर्जन्स जो है एक कॉम्प्लिकेशंस को फील कर रहे हैं, ठीक है, कि उसमें हमारे पास कॉर्नियल नर्व फाइबर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या आजकल दोबारा से क्या नेज़ल हिंज का क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेज़ली हिंज फ्लैप जो है आपके पास क्या क्रिएट किया जा रहा है, जिससे आपके पास एक बेटर जो है रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एक एडवांटेज है यहाँ पे क्या है नेज़ल का, ठीक है, यहाँ डिसएडवांटेज नहीं है कि हमारे पास काफ़ी स्मॉल रिस्क होता है, ठीक है, कि हमारे पास जो फ्लैप है वो अपर लिड मूवमेंट की वजह से मूव हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक एडवांटेज रहता है, ठीक है, सर्जरी के दौरान। कॉर्नियल फ्लैप हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने सक्शन को जो है फ़ौरन रिलीज़ करना है ताकि आपके पास IOP जो है वो हमारे पास नॉर्मल पे आ जाए, ताकि क्योंकि हमारे पास क्या ऑप्टिक नर्व हेड डैमेज का खतरा होता है, ठीक है। तो गाइस अब हमारे पास गुड क्वालिटी के कट को अचीव करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस है। पहला तो ये कि हमारे पास माइक्रोकेराटोम जो है आपके पास पहले से ही क्या प्रिपेयर हो सर्जरी से पहले, और उसमें हमारे पास एक न्यू ब्लेड जो है लगा हुआ हर प्रोसीजर के लिए क्या है ब्लेड को चेंज करना ज़रूरी है। फ्लैप की थिकनेस हमारे पास 130 से 160 माइक्रोन तक हो तो हमारे पास बेटर है। पेशेंट्स जिनमें मायोपिया 15 डायोप्टर से ज़्यादा हो या आपके पास कॉर्नियल थिकनेस 530 माइक्रोन से कम हो तो फिर हमने एक थिनर फ्लैप 130 माइक्रोन का, या आपके पास क्या एब्लेशन जो है हमने थोड़ी सी कम करनी होती है, या इन दोनों को एट अ टाइम हमने परफॉर्म करना होता है। थर्ड हमारे पास जो स्पीड ऑफ द पास है, यानी जो आपके पास माइक्रोकेराटोम की मूवमेंट है उससे भी आपके पास के फ्लैप की क्वालिटी जो है वो हमारे पास के इफेक्ट होती है। पास से आपके पास एक थिन कट बनेगा और एक स्लो पास से आपके पास थिकर कॉर्नियल फ्लैप जो है क्रिएट होता है। यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटेड सिस्टम जो है उसका हमारे पास बेनिफिट है कि हमारी डिज़ायर के मुताबिक जो है फ्लैप क्रिएट होगा, क्योंकि मैनुअल में हमारी हाथ में होता है, ठीक है, सर्जन के उस कंट्रोल में होता है, ठीक है। अगर सर्जन ने इसमें मिस्टेक की तो मैनुअल से हमारे पास डैमेज ज़्यादा हो सकता है।
फोर्थ हमारे पास क्या है, ब्लेड की जो ऑसिलेशन है उससे भी हमारे पास फ्लैप क्वालिटी की इफेक्ट होती है, क्योंकि एक स्लो ऑसिलेटिंग स्पीड जो है ब्लेड की, उससे हमारे पास एक रफ सरफेस की अटेन होगी, जिससे आपके पास विजुअल आउटकम जो है वो आपके पास इफेक्ट होगा। हाई ऑसिलेटिंग स्पीड से आपके पास फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और उससे हमारे पास ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगी, और इससे आपके पास कॉर्नियल टिश्यू को डैमेज होने का खतरा होता है। ज़्यादा ऑसिलेशन से आपके पास क्या ब्लेड भी डैमेज हो सकता है, और उसकी क्या मशीनरी भी क्या इफेक्ट हो सकती है, जिससे आपके पास मेटेलिक डेब्रिस जो है वो आपके पास क्या केरोटोम में लगने के चांसेस हो सकते हैं। फिफ्थ पे हमारे पास आईओपी जो है 60 से 65 एचजी जो है आपके पास मेंटेन रहना चाहिए, वरना आपके पास जो फ्लैप है वो आपके पास वेरिएबल आएगा, ठीक है, उसकी डायमीटर और उसकी थिकनेस जो है हमारे पास वेरिएबल होगी। फिर कॉर्निया को जो है हमने बीएसएस जो है बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन से जो है अच्छी तरह से क्या है स्मूथ कर लेना है, ताकि आपके पास किसी किस्म की भी फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। एक्सपोजर जो है हमारे पास एक गुड क्वालिटी कट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास फेमटो सेकंड लेज़र के जरिए किस तरह के फ्लैप को अटेंड करना है, तो लेज़र बीम को हमने एक खास डेप्थ और पोजीशन पे जो है फोकस करना है कॉर्निया के, और हर पल्स जो हमारे पास फॉर्म होती है उससे हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक बबल बनेगा। ऐसी मशीन बैक एंड फोर्थ मूव होगी, आपके पास ये बबल्स जो है कनेक्ट करते जाएंगे, और आपके पास एक फ्लैप जो है बन जाएगा, जिसमें आपके पास कोई ट्रॉमा जो है एडजेसेंट टिश्यू पे नहीं होगा, क्योंकि लेज़र जो है आपके पास बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक होती है, ठीक है, सिंगल लाइन में आपके पास हो रही होती है। इंटायर प्रोसेस जो है आपके पास 10 से 20 सेकंड में क्या कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सर्जन जो है इस फ्लैप को लिफ्ट करता है और आपके पास एग्जामर लेज़र की मदद से क्या ट्रीटमेंट करता है। इस लेज़र स्पेसिफिकेशंस में जो है इंडिविजुअल के हिसाब से क्या फ्लैप डायमीटर को, डेप्थ को, हिंज लोकेशन और विड्थ, और हमारे पास साइड कट आर्किटेक्चर को जो है सर्जन अपने हिसाब से पेशेंट की डिमांड को देखते हुए, ठीक है, पेशेंट को जिस चीज़ की नीड हो उसके हिसाब से चेंज कर सकता है। फिर आपके पास क्या एक बेवल्ड एज फ्लैप भी क्या क्रिएट करके दे सकती है, जिससे आपके पास इसकी रीपोजिशनिंग और अलाइनमेंट हमारे पास ईजी हो जाती है। इसके बाद क्या लेजिक का प्रोसीजर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। लाइन पे हमारे पास स्ट्रोमल एब्लेशन है कि कॉर्नियल फ्लैप अटेंड करने के बाद, ठीक है, हिंज के अकॉर्डिंगली उसे क्या थोड़ा सा ड्रैग किया जाता है, और उसके बाद जो स्ट्रोमल बेड है उसको हमारे पास ड्राई किया जाता है। उसके बाद इसकी एब्लेशन जो है हमारे पास क्या है ड्राई सरफेस पे क्या की जाती है, ठीक है, एग्जामर लेज़र की मदद से, जितना हमने अटेंड करना होता है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है, जिस तरह मैंने भी कहा कि कोई फ्लूइड आपके पास क्या है स्ट्रोमल पोर्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एब्लेशन जो है हमने ड्राई करनी है, हिंज को हमने जो है प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, एब्लेशन के दौरान। 8 डायोप्टर से ज़्यादा की मायोपिया के लिए आपने 2 जोन एब्लेशन जो है करनी है। एब्लेशन के बाद क्या कॉर्निया की थिकनेस आपके पास 250 माइक्रॉन से कम नहीं होनी चाहिए पेशेंट की, वरना आपके पास सेंट्रल कॉर्नियल एक्टेजिया की कॉम्प्लिकेशन देखी जा सकती है। कॉर्नियल फ्लैप क्रिएट करने के बाद विद इन 30 सेकंड जो है हमने इस एब्लेशन को क्या परफॉर्म कर लेना चाहिए हमें। सेंट्रल एब्लेशंस को इंश्योर करने के लिए हमारे पास जो मॉडर्न एग्जामर लेजर मशीन है उसके अंदर हमारे पास आई ट्रैकर होता है, ठीक है, जो कि मूवमेंट ऑफ आई को हमारे पास क्या ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है, ताकि हमारे पास बिल्कुल सेंट्रली जो है एब्लेशन अटेन हो। आई ट्रैकिंग मूवमेंट के साथ आपके पास थॉरंटन रिंग भी क्या यूज़ की जाती है, ताकि आपके पास आई जो है वो हमारे पास स्टेबल हो। 10 पे हमारे पास रीपोजिशनिंग है, ठीक है, कॉर्नियल फ्लैप की। जब हमने एब्लेशन कर ली उसके बाद क्या है फ्लैप की जो है हमने इरिगेशन करनी होती है, ठीक है, दोबारा स्ट्रोमल बेड पे, ताकि और हमारे पास इसमें कोई डेब्रिस वगैरह क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके पास स्मूथली जो है स्ट्रोमल बेड के ऊपर क्या इसे प्लेस किया जा सके। एक्सप्रेस फ्लूइड को जो है सेलुलोज स्पंज की मदद से क्या रिमूव कर दिया जाता है। कॉर्नियल फ्लैप को जो है परफेक्टली जो है अलाइन कर दिया जाता है और रिपोजिशन कर दिया जाता है। रिपोजिशन करने के बाद जो है उसको नेचुरली एयर ड्राई करना होता है, ठीक है, 3 to 5 मिनट के लिए क्या छोड़ देते, ताकि हमारे पास ये परफेक्टली जो है एडहेयर हो जाए, ठीक है, स्ट्रोमल बेड के साथ। तो हमारे पास ये फ्लैप जो है ड्राई हो चुका है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक स्ट्राई टेस्ट होता है, जिसमें एक ड्राई सेलुलोज स्पंज को यूज़ किया जाता है, ठीक है, कॉर्नियल पेरिफेरी पे हमारे पास टच किया जाता है, जिससे आपके पास स्ट्राई जो है प्रोड्यूस होंगे, जिससे आपके पास ये बात कंफर्म होगी कि आपके पास जो है कॉर्निया ड्राई हो चुका है। कॉमन पे हमारे पास क्या स्पेकुलम और ड्रेप को क्या है हमने बहुत ही आराम से जो है जेंटली जो है रिमूव करना है, क्योंकि इससे हमारे पास जो फ्लैप है वो अभी क्या बिल्कुल न्यू लगा हुआ है, वो हमारे पास डिस्प्लेस हो सकता है और हमारे पास जो है एब्रेशन हो सकता है, ठीक है। पेशेंट जो ब्लिंक भी आपके पास कर रहा होता है, ठीक है, उसको भी हमने माइक्रोस्कोप के अंडर जो है ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, ताकि आपके पास ब्लिंकिंग से भी कहीं उस वक्त के लिए प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि फ्लैप बिल्कुल हमारे पास अभी अभी क्या ताज़ा लगा होता है, ठीक है। फ्लैप हमारे पास परफेक्टली अलाइंड और रिपोजिशन हो जाए, ठीक है, हमने जब ड्रेपिंग को भी रिमूव कर दिया उसके बाद एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स जो है और लुब्रिकेटिंग जेल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है, आई के अंदर। 1 आवर बाद जो है इस फ्लैप का स्टेटस जो है रीअसेस किया जाता है, ठीक है, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी की मदद से। अब हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है, तो हमने पैचिंग डार्क गोगल्स जो है रिकमेंड करने हैं पेशेंट को कि 24 आवर्स तक या तो आइस को पैच रखे, ठीक है, या जो है पेशेंट डार्क गोगल्स को यूज़ करे। सिस्टेमिक एनाल्जेसिक्स भी क्या 1 से 3 डेज के लिए क्या दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स जो है 4 से 6 टाइम्स पर डे के 7 से 14 डेज के लिए होंगे। टॉपिकल स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स जो है 4 टाइम्स जो है ओवर मंथ होंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स भी 1 मंथ से ज़्यादा के लिए आपके पास। पेशेंट के लिए एडवाइस ये है कि 24 से 48 आवर्स तक जो है अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को क्या स्किप कर दे। आइस को टच या रब नहीं करना, ठीक है, एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए, ठीक है। कोई स्विमिंग के 1 मंथ तक के लिए नहीं करनी। कोई स्ट्रॉन्ग लाइट का एक्सपोजर जो है अवॉइड करना है, ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ द आई यानी लॉन्ग टर्म आपने मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह का नहीं यूज़ करना। ड्राइविंग को जो है 2 वीक्स के लिए अवॉइड करना है, और हमारे पास किसी भी पेन या किसी भी ब्लरिंग विजन में हो या कोई भी कंप्लेन हो उसके लिए हमने क्या डॉक्टर से दोबारा कंसर्न करना है। फॉलोअप एग्जामिनेशन में जो है स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग जो है की जाती है पेशेंट की, ठीक है। 1 डे आफ्टर
आफ्टर ऑपरेशन, 1 वीक और 1 मंथ, इसी तरह 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आफ्टर ऑपरेशन और 1 ईयर आफ्टर ऑपरेशन, ताकि हम देख सकें कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास दोबारा से इफेक्ट तो नहीं हो रहे, ठीक है, लेजिक पेशेंट्स के। लेजिक की कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, तो इनको 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है, इसको भी हमारे पास क्या फर्दर क्या डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन देखी जा सकती है वो आपके पास क्या ये है कि सक्शन रिंग प्लेस करते वक्त आपके पास क्या कंजक्टिवल कीमोसिस का क्या खतरा होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास सीवियर हाइपोटेंशन देखी जा सकती है, क्योंकि हमारे पास इस सक्शन रिंग से एक वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर आपके पास सिलरी बॉडी शट डाउन हो गया तो आपके पास सीवियर हाइपोटेंशन जो है देखी जाएगी। सेकेंड, अब आपके पास क्या है फ्लैप प्रिपरेशन के दौरान आपके पास क्या है कौन सी मिस्टेक्स की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। तो पहला तो हमारे पास ये है कि आपके पास फ्लैप जो है वो वेरिएबल और हमारे पास जो है सब ऑप्टिमल थिकनेस का हो, ठीक है, और डायमीटर का हो, यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास थिकनेस और डायमीटर ना हो। इसकी क्या वजूहत होंगी? पहला तो ये कि आपके पास 60 to 65 mm जो IOP है, ठीक है, वो आपके पास अटेन ना हुआ हो। जो माइक्रोकेरेटोटोम का ब्लेड है वो आपके पास पुअर क्वालिटी का हो, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो आपके पास क्या ऑप्टिमल ना हो। सेकंड, इसमें इनकम्प्लीट फ्लैप है, ठीक है, ये आपके पास किसी फॉरेन मटेरियल की वजह से या कोई डेब्रिस आपके पास क्या ब्लेड में जो है स्टक हो गया हो, ठीक है, या आपके पास क्या मोटर क्या फेल हो चुकी हो आपके पास माइक्रोकेरेटोम की, इनमें से कोई भी वजूहत हो तो आपके पास इनकम्प्लीट फ्लैप जो है देखा जा सकता है। टीयर और बटन होल्ड जो है हमें क्या देखने को मिल सकता है उन केसेस में जहाँ पे आपके पास क्या कॉर्निया बहुत ज़्यादा स्टीप हो, क्योंकि उसमें हमारे पास जो सक्शन है वो हमारे पास इनएडिक्वेट होती है, ठीक है, या आपके पास क्या ब्लेड क्वालिटी काफ़ी पुअर हो, उसकी वजह से भी आपके पास हो सकता है। फोर पे हमारे पास परफोरेशन ऑफ कॉर्नियाज भी क्या हो सकता है हमारे पास, ठीक है, ये थिन कॉर्नियाज के साथ क्या ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फ्री कैप आपके पास बन जाए, ठीक है, हिंज फ्लैप की बजाय, ठीक है, तो ये आपके पास किन वजूहत से होगा, ठीक है, आपके पास कॉर्निया बहुत फ्लैट हो, या आपके पास IOP जो है वो 65 mm से कम हो, या आपके पास एक स्मॉल कॉर्निया हो जिसका डायमीटर आपके पास 10.5 mm से भी कम हो, या जो पेशेंट है आपके पास क्या वो केराटोम स्टॉपर की तरफ क्या फिक्सेट ना कर पाए। 6 नंबर पे आपके पास किसी भी ट्रॉमा की वजह से आपके पास क्या है फ्लैप में डैमेज, डिस्ट्रक्शन या डिसलोकेशन क्या देखी जा सकती है। लॉस ऑफ फ्लैप भी आपके पास क्या है कभी कभार ही देखने को मिलता है, ये हमारे पास रेयर है। आपके पास जो स्ट्रोमल बेड है, ठीक है, वो उसकी सरफेस आपके पास इरेगुलर हो, ठीक है, ये आपके पास माइक्रोकेरेटोटोम इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशन होगी। हाइड्रेशन या आपके पास जो है डेसिकेशन स्ट्रोमल बेड की देखी जा सकती है, ये उस केस में होगा जब आपने 30 सेकंड से ज़्यादा आपके पास क्या फ्लैप क्रिएशन के बाद क्या एब्लेशन में अगर टाइम लिया। लास्ट में हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव कॉन्टामिनेशन ऑफ सर्फेसेज या आपके पास डेब्रिस जो है हो सकता है, या कोई फॉरेन बॉडी के आपके पास हो सकती है जिसकी वजह से आपके पास कॉम्प्लिकेशन कॉज हो रही हो। इसको अवॉइड करने के लिए क्या है पाउडर्ड ग्लव्स को क्या अवॉइड करना चाहिए। ग्लव्स के अंदर हमारे पास एक नया पाउडर क्या दिया होता है, ठीक है, ताकि ग्लव्स ख़राब ना हो, तो ऐसे ग्लव्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स को जो है एक प्लास्टिक सर्फेस पे रखना चाहिए ताकि आपके पास वो दूसरी चीज़ों के साथ क्या कॉन्टैक्ट ना कर सके, ठीक है, दूसरी फाइबर्स वगैरह के साथ क्या अटैच ना हो सके। इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास प्रॉपरली क्लीन हो, ठीक है, हाइजीनिक हो। फ्लैप की पोस्टीरियर सर्फेस को हमारे पास क्या है अच्छी तरीके से क्या साफ़ कर लेना चाहिए, अच्छी तरीके से जो है उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। टॉपिकल एनेस्थीसिया का जो हमारे पास एक्सेसिव यूज़ है उससे भी हमारे पास एपिथेलियल डिफेक्ट्स क्या देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही ड्रॉप्स हमारे पास डालने चाहिए। फ्लैप की पोस्टीरियर सरफेस को क्या है टच करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्लव से ऊपर अगर हमारे पास कोई डेब्रिस वगैरह है वो हमारे पास उस फ्लैप पे लग सकता है, और अल्टीमेटली अगर हमने वो फ्लैप क्या है आई पे प्लेस कर दिया तो हमारे पास उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। फ्लैप प्रिपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस के बाद हमारे पास क्या है लेज़र एब्लेशन के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस देखी जा सकती हैं उसमें हमारे पास पहला तो ये है कि एब्लेशन आपके पास डिसेंटर्ड हो जाए, ठीक है, और इसमें आपके पास जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी फिर मोनोकुलर डिप्लोपिया, ठीक है, और आपके पास जो विजुअल एक्विटी है वो आपके पास लॉस हो थोड़ी सी, और आपके पास ग्लेयर जैसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। इनकरेक्ट एब्लेशन से भी आपके पास क्या अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स क्या आएंगे। अगर हिंज साइड की एब्लेशन हमने कर दी तो फिर हमारे पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट्स जो हैं वो इंड्यूस होंगे। एब्लेशन के दौरान हमारे पास किसी किस्म की भी इंटरप्शन हो जो है मशीन साइड पे या सर्जन की साइड से, तो उससे हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एब्लेशन की क्वालिटी हमारे पास तब ख़राब होती है जब हमारे पास लिक्विड या इम्प्योरिटीज़ जो है प्रेजेंट हो। फोर्थ, हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं फ्लैप रिपोजिशन के दौरान, तो हमारे पास क्या इरिगेशन कॉम्प्लिकेशंस देखी जा सकती है, ठीक है, जिसमें आपके पास फ्लैप में एडिमा जो है क्रिएट हो चुका हो और उसकी एडहेरेंस प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास कम हो गई हो, क्योंकि आपने अगर उसकी इरिगेशन क्लीनिंग आपने कुछ ज़्यादा कर दी है उसकी वजह से फेस डिपॉजिट्स उस पर क्या बन सकते हैं, ठीक है, लिन डिपॉजिट्स, मेटालिक डिपॉजिट, लिपिड डिपॉजिट, ठीक है, और जितने भी ब्लड के आपके पास डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, इनमें से कोई किसी किस्म का भी डिपॉजिट अगर आपके पास फ्लैप पे बन गया है तो वो आपके पास क्या ज़रूर क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा। फ्लैप की रिप्लेसमेंट अगर हमने गलत तरीके से कर दी है उससे भी हमारे पास के विजुअल इक्विटी वगैरह इफेक्ट होगी। फ्लैप की रिपोजिशन करते वक्त अगर आपके पास इस फ्लैप में रिंकल्स पड़ जाएँ, ठीक है, यानी कर्व्स आ जाएँ, ठीक है, तो वो भी हमारे पास उस केसेस में होता है जब आपके पास फ्लैप बहुत ज़्यादा थिन हो। फ्लैप आपके पास डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, रफ हैंडलिंग की वजह से। और लास्ट पे आपके पास क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जब आप क्या आई स्पेकुलम को क्या रिमूव कर रहे होते हैं, उस दौरान आपके पास क्या है फ्लैप जो है वो डिसलॉज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश लगाया होता है, ठीक है, तो आसपास के स्पेकुलम को रिमूव करते वक्त काफ़ी इस बात का ख्याल रखना होता है। एक बार हल्का सा क्या रिवाइज कर लेते हैं। पहले आपके पास वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपके पास सक्शन रिंग प्लेस करते वक्त है, फिर दूसरा आपके पास क्या
फ्लैप प्लेस करते वक्त, फिर थर्ड आपके पास क्या है एब्लेजन करते वक्त, फिर फोर्थ आपके पास क्या है रिपोजिशन करते वक्त फ्लैप की, और फिफ्थ आपके पास क्या है जब आप आई स्पेकुलम को रिमूव कर रहे होते हैं। आपने एक बात नोट की कि ये वही सारे स्टेप्स हैं जो कि हम सर्जरी के दौरान कर रहे होते हैं, तो हर स्टेप के हिसाब से आपके पास उसकी कॉम्प्लिकेशंस दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पेशेंट का ज़्यादा रोल नहीं है, यहाँ पे सारा रोल जो है आपके पास सर्जन का है, ठीक है। तो ये वो कॉम्प्लिकेशंस है, अगर सर्जन ने यहाँ पे मिस्टेक की तो आपके पास कॉम्प्लिकेशंस लेजिक में देखने को मिल सकती हैं। अब सेकंड हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। तो हमारे पास पहला नंबर पे क्या पुअर एडिशन एंड एंकरिंग ऑफ द फ्लैप है, ठीक है। अगर आपके पास क्या फ्लैप सही तरीके से रीफिट ना किया गया तो हमारे पास उसकी जो एडहेशन है, ठीक है, वो भी हमारे पास सही नहीं होगी, ठीक है। और हमारे पास उसकी जो अलाइनमेंट है वो भी आपके पास ठीक नहीं होगी। फ्लैप में आपके पास क्या फोल्ड्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास मैक्रो भी हो सकते हैं और माइक्रो भी हो सकते हैं। आपके पास मैक्रो फोल्ड्स आपके पास क्या है फ्लैप स्लिपिंग की वजह से क्या बन रहे होते हैं, और माइक्रो फोल्ड्स आपके पास क्या है फोल्ड्स के अंदर रिंकल्स की वजह से बन रहे होते हैं, जो कि आपके पास बोमेंस मेम्ब्रेन या आपके पास एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन में बन रहे होते हैं। इन्फेक्शियस केराटाइटिस भी आपके पास के रेयर केसेस में देखा जा सकता है। डिफ्यूज लेमुलर केराटाइटिस और सैंड्स ऑफ सहारा सिंड्रोम भी आपके पास देखने को मिल सकता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स और हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स क्या यूज़ किए जाते हैं। एपिथेलियल इनग्रोथ्स हमारे पास क्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपके पास सेंटर में होगी तो विजुअल एक्विटी को भी इफेक्ट करेगी, और अगर आपके पास पेरिफ्री में है तो आपके पास विजुअल एक्विटी को क्या इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन पेरिफ्री में अगर आपके पास होगी तो आपके पास क्या थिकनिंग क्या कॉज करेगी, ठीक है, वन साइड पे, और आपके पास इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म इसकी वजह से कॉज होगा। अगर ऑपरेशन के वक्त ही हमें क्या पता चल जाए इसका, तो उस वक्त हमारे पास इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। फ्लैप को दोबारा लिफ्ट करके एपिथेलियम को स्क्रैप ऑफ करके क्या फ्लैप को रिपोजिशन कर सकते हैं। इस पर हमारे पास क्या लॉस्ट फ्लैप पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है, तो ये भी आपके पास हो सकता है। लेकिन इस केस में हमारे पास किसी किस्म की ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एपिथेलियम होती है आपके पास खुद ही जो है ग्रो करेगी, ठीक है। ऑल दो आपके पास के पेशेंट सम हेज जो है वो फेस करेगा, लेकिन फिर भी आपके पास क्या इसकी ग्राफ्टिंग की दोबारा ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल आइसलैंड्स आपके पास क्या इंट्रास्ट्रोमल एब्लेजन में किसी मिस्टेक की वजह से आपके पास देखने को मिल सकते हैं। अगर 3 मंथ पोस्ट ऑपरेटिवली भी आपके पास क्या है पेशेंट के आइज़ में अगर आपके पास विजन और दूसरी चीज़ों में आपके पास मसला है, तो फिर इसको क्या है रिपोजिशन करने की ज़रूरत होती है। अंडर करेक्शंस एंड ओवर करेक्शंस भी हमारे पास देखी जा सकती हैं। इसके लिए क्या 3 मंथ बाद जो है फिर पेशेंट को जो है दोबारा के प्रोसीजर को रिपीट करवाना होता है। 2 डायोप्टर तक हमारे पास रिग्रेशन जो है लेजिक में हमारे पास देखा जा सकता है, तो उसको फिर हमने 3rd मंथ के बाद के फिर से रिपीट प्रोसीजर्स के लिए पेशेंट्स को बुलाना होता है। इंड्यूस्ड स्टिग्मेटिज्म जो है आपके पास रेगुलर और इरेगुलर दोनों हो सकता है। रेगुलर स्टिग्मेटिज्म आपके पास क्या है एब्लेशन जोन अगर आपके पास क्या डिसेंटर्ड हो गया, या आपके पास फ्लैप हीलिंग जो है उसमें कोई वेरिएशन हो, या आपके पास कोई एपिथेलियल सेल्स हो, ठीक है, फ्लैप के अंडर। इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म आपके पास इसेंट्रिक एब्लेशन की वजह से, या आपके पास क्या फ्लैप की सुचरिंग की गई हो, ठीक है, या आपके पास इंटरफेस पे क्या कोई डेब्रिस वगैरह हो, या एपिथेलियल आइसलैंड्स बन गए हो, या आपके पास क्या थिन फ्लैप को इरेगुलरली जो है रिफिट किया गया हो, ठीक है, जिसमें आपके पास रिंकल्स बने हों। तो इन सारे केसेस में आपके पास क्या स्टिग्मेटिज्म देखा जा सकता है। हेलोज एंड ग्लेयर भी आपके पास क्या कॉमन प्रॉब्लम है, और ये आपके पास हाई ऑर्डर एब्रेशंस की वजह से बन सकते हैं, जो कि आपके पास सब क्लिनिकल डिसेंट्रेशन की वजह से होते हैं। या आपने जो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट जोन है उसको क्या अगर पीपल साइज से स्मॉल रखा हो, ठीक है, खासकर डिम लाइट में आपके पास पीपल साइज बड़ा होता है, अगर उससे आपके पास ये ऑप्टिकल ट्रीटमेंट जोन जो है छोटा है, तब आपके पास ग्लेयर एंड हॉलोज की कंप्लेंट पेशेंट को रहेगी। इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म भी जिस तरह अभी बात की कि आपके पास फ्लैप फोल्ड्स और टाइपोग्राफिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से आपके पास देखने को मिल सकता है, या आपके पास इरेगुलर एपिथेलियल सर्फेस हेज़ आपके पास क्या है इंटरफेस पे देखा जा सकता है, या आपके पास कोई डेब्रिस वगैरह आपके पास फ्लैप के साथ अटैच हो गया उसकी वजह से आपके पास हो सकता है। कॉर्नियल एक्टेजिया आपके पास देखने को मिल सकता है जब आपके पास कॉर्नियल बेस है वो आपके पास थिन हो, क्योंकि आपने फ्लैप की जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी थिक रखी हो। तो 1 ईयर बाद जो है इसको रिपोजिशन करके क्या है इसको थोड़ा सा क्या लिफ्टेड अप किया जा सकता है, ठीक है, आइरिस रिपोजिटर की मदद से। और जब आपके पास क्या है अंडर करेक्शंस के लिए ट्रीटमेंट की जा रही हो, उस वक्त क्या इस कंडीशन को जो है फिर करेक्ट किया जा सकता है। ड्राई आइज़ की कंप्लेन भी क्या पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, लेज़िक के बाद। और उसकी वजह ये भी एक हो सकती है कि आपके पास ब्लिंकिंग जो है पेशेंट की वो आपके पास क्या काफ़ी डिक्रीज़ हो, या आपके पास कुछ कॉर्नियल नर्व्स जो हैं आपके पास इस लेज़िक के प्रोसीजर में इफेक्ट हो गई हों। लॉस ऑफ कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी आपके पास क्या है देखी जा सकती है, अगर कॉर्निया का शेप आपके पास थोड़ा सा ऑब्लेट रह गया हो हमारे पास इस लेजिक के प्रोसीजर में। थर्ड पे हमारे पास फेम्टोसेकंड के लेजर स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस है, तो इसमें हमारे पास पहला जो है कैविटेशन गैस बबल्स, जिनको हमारे पास ओपैक बबल लेयर भी कहते हैं। एग्जैक्ट इनका कॉज नहीं पता, लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक जो आपके पास लेजर से जो पल्सेस बनती हैं, ठीक है, वो आपके पास एक ह्यूमर में एक स्ट्रे बना रही होती है, ठीक है। एक और थ्योरी के मुताबिक जो है कॉर्नियल स्ट्रोमल गैस बबल जो है वो आपके पास क्या है स्लेम्स कनाल से लेके एंटीरियर चैम्बर की तरफ क्या मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से आपके पास ये बबल लेयर जो है फॉर्म होती है। कुछ ही मिनट्स में आपके पास क्या डिसअपियर हो जाती है। फ्लैप डिज़ाइन को मॉडिफाई करके इसके इंसिडेंस को क्या कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस से आपके पास सर्जन को क्या काफ़ी डिफिकल्टी होती है पीपल का सेंटर फाइंड करने में। पल्स की ड्यूरेशन को हमारे पास चेंज करने से क्या कोलेटरल टिश्यू डैमेज हमारे पास कम होगा, और शायद उससे हमारे पास ये कैविटेशन बबल्स जो है थोड़े से रिड्यूस हो सके। लेकिन हमारे पास क्या ट्रांजिएंट लाइट सेंसिटिविटी सिंड्रोम है, ये आपके पास फेम्टोसेकंड लेजिक प्रोसीजर से क्या है कुछ पेशेंट्स में देखा गया है। इसमें पेशेंट को आपके पास क्या फोटोफोबिया होगा, ठीक है, साथ में आपके पास थोड़ी बहुत क्या कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन भी कभी कभी क्या इन्वॉल्व होती है। पुलिस के मुताबिक ये सजेस्ट किया गया कि आपके पास जो फेम्टोसेकंड
फेमटोसेकंड में लेज़र यूज़ होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास नियर इंफ्रारेड लेज़र एनर्जी जो है उसकी वजह से आपके पास क्या है, ये केराटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। आपके पास एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है आपके पास गैस बबल्स की फॉर्म में क्या है टिश्यूज़ के अंदर देखा जा सकता है। थर्ड पे हमारे पास रेनबो ग्लेयर है, ये आपके पास क्या है पोस्टीरियर सरफेस से जब आपके पास लाइट स्कैटर हो रही हो, पेशेंट्स को जो है 4 से 12 बैंड्स ऑफ कलर जो है नजर आते हैं। और इसके हमारे पास एज के साथ, जेंडर के साथ और रिफ्रैक्टिव एरर के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। आजकल की फेमटोसेकंड लेजर्स काफ़ी एडवांस है, जिसकी वजह से आपके पास रेनबो ग्लेयर की कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद तक कम हो गई है। फोर्थ पे आपके पास डिफ्यूज इंटरस्टिशियल केराटाइटिस है, ठीक है। ये आपके पास ये DLK जो है डिफ्यूज लेमुलर केराटाइटिस, ये आपके पास फेमटोसेकंड लेजिक की वजह से ज़्यादा है, ठीक है, माइक्रो केराटोम के मुकाबले में। और उसकी वजह यही है आपके पास इसके अंदर जो लेज़र एनर्जी और गैस बबल्स है वो आपके पास एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है जनरेट कर रही होती है। कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लेज़र के बाद। उसमें पहला ये है कि अगर IOP को गलत तरीके से मेजर किया जाए, ठीक है, तो उससे हमें जो है फास्ट डिटेक्शन मिलेगी क्या ग्लाकोमा की। लेकिन हमारे पास इनएक्यूरेट इंट्राओकुलर लेंस पावर कैलकुलेशन है। अगर हम जो है पोस्ट लेज़र के बाद अगर क्या है इस फार्मूलाज के अंदर जो है मीन कैरोटोमेट्री रीडिंग्स और हमारे पास जो पावर आती है इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक इनएक्यूरेट जो है इमेट्रोपिक IOL पावर आएगी, ठीक है। आपके पास हाइपरोपिक क्या है वो शो करेगी हमें। कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग हमारे पास क्या डिफिकल्ट हो जाती है लेज़र के बाद, क्योंकि आपके पास कॉर्नियल टोपोग्राफी जो है वो हमारे पास डिस्टर्ब हो चुकी होती है। टोपोग्राफी गाइडेड कस्टम ट्रांसएपिथेलियल नो टच CTN टेक्निक आपके पास जो है पोस्ट लेजिक इरेगुलर कॉर्निया को जो है ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, जिनमें फ्लैप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। ये CTN टेक्निक एब्लेशन की जो है हमारे पास एक्जामर लेज़र की मदद से यूज़ की जाती है और काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। उन पेशेंट्स के लिए जिनमें क्या लेज़र के बाद क्या फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो, उसके पास क्या इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हो, उन पेशेंट्स में लाइट स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, इरेगुलर फ्लैप हो, ठीक है, स्ट्राई हो, फोल्ड्स हो, एपिथेलियल इन ग्रोथ, एक सॉफ्टवेयर की मदद से क्या फिर इन लेज़र्स का यूज़ किया जाता है, जिससे आपके पास जो इरेगुलर कॉर्नियल सरफेस है उसको दोबारा जो है रेगुलर एस्फेरिक सरफेस में क्या है कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। समरी हमारे पास क्या लेज़र कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस की, तो हमारे पास 3 लेवल्स में क्या इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो पहला तो आपके पास क्या है कॉर्नियल सेक्शन पे जो आपके पास है, ठीक है। दूसरा आपके पास इंटरफेस लेवल पे है यानी एपिथेलियम लेवल पे, और थर्ड आपके पास एब्लेशन यानी स्ट्रोमल लेवल पे आपके पास जो कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। तो वो सारी हमारे पास यहाँ पे क्या है दी में जो कि अभी हमने डिटेल से पढ़ी भी, ठीक है, कि कॉर्नियल फ्लैप है, ठीक है, कॉर्निया में, और कॉर्नियल हिंज, इन दो की बेस पे ही आपके पास फिर क्या साइज, डेप्थ और फॉर्म की बेस पे क्या है आपके पास जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं। इंटरफेस पे आपके पास एपिथेलियल इन ग्रोथ और रिएक्शंस और जितने भी डिपॉजिट्स वगैरह आ गए, ठीक है, फ्लैप के ऊपर अगर हमारे पास हो गए एपिथेलियम में, तो वो आपके पास कॉम्प्लिकेशंस काज करेंगे। में अगर क्या स्ट्रोमल लेवल में हमारे पास क्या है कोई भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो फिर आपके पास अंडर करेक्शन, ओवर करेक्शन, डिसेंट्रेशन और इरेगुलर एब्लेशन जैसी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास क्या लेजिक और PRK का क्या है शॉर्ट कंपैरिजन है, ठीक है, उसके लिए ये टेबल प्रोवाइड किया गया, ये भी आगे भी आ रहा है, ठीक है। कि एडवांटेजेस की अगर बात करें लेजिक की RK और PRK सर्जरी के मुकाबले में, तो इसमें हमारे पास क्या है कोई पेन पेशेंट फेल नहीं करता, ठीक है, ना होने के बराबर। पेशेंट की रिकवरी भी इसमें फास्ट है हमारे पास क्या है, और हमारे पास परफोरेशन का क्या चांस नहीं होता, ठीक है, ग्लोब का, जिस तरह हमारे पास रेडियल केराटोटोमी में ज़्यादा चांसेस होते हैं। रेसिडुअल हेज के चांसेस हमारे पास कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि PRK में आपके पास हेज के चांसेस ज़्यादा थे। हाई मायोपिया तक आपके पास करेक्ट कर सकती है, ठीक है, 6 से 30 डायोप्टर तक का। एडवांटेजेस इसके हमारे पास यही है कि एक्सपेंसिव है और सर्जिकल स्किल्स इसके लिए क्या ग्रेटर रिक्वायर्ड है, जिस तरह अभी भी बात की कि फ्लैप में हमारे पास कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके अलावा एब्लेशन के क्या है हमारे पास कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, इसका क्या थर्ड हमारे पास डिसएडवांटेज है कि फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लेजिक सर्जरी जो है एक बेटर सर्जन के जरिए अगर परफॉर्म की जाए तो बेनिफिशियल है। अदरवाइज इसकी कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है पेशेंट को सर्जरी जो है प्रिस्क्राइब करनी होती है।